और अच्छा सर, देखिए आप पॉलिटिक्स में आए तो इसमें आपको सपोर्ट करने में बोलो या कौन कौन से लोगों का योगदान है कि जिन्होंने आपको सपोर्ट किए पॉलिटिक्स में आने के लिए, क्योंकि जब इंसान पॉलिटिक्स में आता है तो एकदम फ्रेश रहता है, उसको इस साइड की कोई नॉलेज नहीं रहती है। तो आप क्या बताना चाहोगे सर इस पे कि आपको किसका योगदान है इसमें आपको यहाँ तक पहुँचाने में? इंसान की ज़िंदगी के अंदर कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं कि जो इंसान उसको कभी नहीं भूलना चाहता। तो आपकी ज़िंदगी का कोई एक ऐसा मोमेंट बताइए कि अगर आप उसको याद करते हैं तो आपको एकदम खुशी होती है, या ऐसा कोई मोमेंट जिसको आप याद करते तो आपको दुख होता है। तो ऐसा मोमेंट बताइए जिसको आप भूलना नहीं चाहेंगे कभी। अभी आपके 3 क्षेत्र हैं, एक बिजनेस, एक एजुकेशन और एक पॉलिटिक्स। तो तीनों से आपको तजुर्बा क्या मिला है, क्या सीखने को मिला आपको? बाय चांस आपकी कोशिश मेहनतों से अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाए, वन डे, तो आप कौन कौन से मुद्दे पे काम करना चाहेंगे या देश के अंदर कौन कौन से चेंजेस लाना चाहेंगे अगर आपको मौका मिल जाए? तो बहुत सारी आपके सामने पार्टी रहेगी, बीजेपी है, कांग्रेस है, एनसीपी है। तो आपने एनसीपी में ऐसा क्या देखा कि मतलब कि आपको एनसीपी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि पार्टियां तो बहुत सारी है। तो आप पार्टी से प्रभावित हुए या उसमें कोई ऐसी शख्सियत थी जिसको देखकर आप इस साइड में? आपको कब ऐसा एहसास हुआ कि अभी मुझे भी इस पॉलिटिक्स में कदम रखना चाहिए, या जो भी आपने सोचा होगा कि भाई मैं पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ, ऐसे कौन से वक्त में आपके दिमाग के अंदर ये बात आई थी? पॉलिटिक्स में आने से पहले आपको मतलब आप बचपन के दौर में पॉलिटिक्स को किस नज़र से देखते थे? आप नेता लोगों को देखते होंगे, तो उस वक्त में आपके दिमाग के अंदर क्या ख्याल आते थे पॉलिटिक्स को? 9 साल के बाद में जब आप बीएससी पास हुए तो उस वक्त में आपने घर पर किस तरीके से बताया, या आपको उस वक्त में खुशी कैसे हुई? तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो टीचर की नज़र में होते हैं, अक्सर मार खाते रहते हैं। तो कभी आपके साथ में एक ऐसी कोई इंसिडेंस हुआ है कि आपने कुछ ऐसी गलती किया है स्कूल में और टीचर की तरफ से आपको मार पड़ी हो? आपने स्कूल में ऐसा किया है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि जब स्कूल चलती है तो बहुत सारे बच्चों का मूड बनता है कि चलो 2 बजे से अभी यहाँ से स्कूल से बैग लेकर हम घर पर चले जाते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि बीएससी 3 साल की होती है? राइट जी, लेकिन मुझे बीएससी को 9.5 लगी। 9.5 साल? 9.5 साल। और ये 9.5 साल जो है तो मैं इसके बीच में खेती ही करता रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुज़ैफ HMRD और आज हमारे साथ में मौजूद है यहाँ पर डॉक्टर रिजवान खान सर। तो उनके जो बिज़नेस है, पॉलिटिकल करियर है और एजुकेशन लाइन है, तो आज हम तीनों के ताल्लुक से उनसे बात करने वाले हैं कि आखिर वो एक इंसान होकर ये तीनों काम मैनेज कैसे कर पाते हैं। तो हम उनकी ज़िंदगी के बारे में आज बहुत कुछ जानने वाले हैं, तो आप हमारे साथ में देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, देखिए मैं हुज़ैफ HMRD और आपसे मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। वो बाहर से तो देखते हैं, वो बाहर का करियर देखते हैं, लेकिन उनको अंदर नहीं पता होता कि इंसान जो उस मुकाम पे पहुँचता है तो वो कैसे पहुँचता है। तो सबसे पहले आप हमको बताइए कि आपकी जो शुरुआती ज़िंदगी है, कि जैसे मतलब आप कौन से गाँव में आपने पढ़ाई किया, फिर कैसे पढ़ाई किया, तो आपकी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में कुछ बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं HMRD यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मोहम्मद हुज़ैफ का, कि जिन्होंने समाज के अंदर जागृति लाने के लिए और जो हमारे न्यू जनरेशन्स है, जो खास करके आज का जो दौर चल रहा है निगेटिविटी का, उसके बाद में डिप्रेशन का, तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आज हमारे यंगस्टर को इसका प्रॉब्लम आता है। तो आपके चैनल के ज़रिए मैं हमेशा आपके चैनल को देखता हूँ, मैंने सब्सक्राइब भी किया हूँ। आप जो वीडियोस बनाते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, या जो भी आप एक्टिविटी लेते हैं, जो भी शॉर्ट फिल्म्स आप बनाते हैं, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ होती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपके ऐसे यंगस्टर्स, क्योंकि मैं भी वही फील्ड में आता हूँ, यंग ही हूँ, तो एक कहीं ना कहीं हमारे जो यंगस्टर्स हैं तो इनको एक प्रेरणा मिलना चाहिए वो उद्देश्य से आप जो काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने मुझे सवाल किए कि आपकी शुरुआती ज़िंदगी, तो सबसे पहले मैं मेरा खुद का तारुफ देना चाहूँगा कि मेरा जो नाम है मोहम्मद रिजवानुल्लाह, मेरे वालिद साहब का नाम ज़काउल्लाह खान है और हमारे दादा जान का नाम था असदुल्लाह खान, और हमारे जो वालिदा हैं उनका नाम है आशुरा बानो। असल में हमारे वालिद साहब, हमारे अम्मी जान, हमारे दादा जान का नाम इसलिए लेना ज़रूरी है कि आज जो भी मैं मुकाम पर हूँ, तो ये मेरे वालिद साहब ने जो मेरी बचपन से तरबियत की है, तो वो तरबियत का ही सिला है कि मैं आज ये मुकाम पर आकर रुका हूँ और चल रहा हूँ जी। और ये उन्हीं की दुआएं हैं
कि आज अल्लाह ताला इतने कम उम्र के अंदर आज इतने स्टेट लेवल के बॉडी के अंदर हूँ मैं आज। और जो कुछ भी अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है बिज़नेस के अंदर बोलो, या फिर सामाजिक दृष्टिकोण से हो, या फिर एजुकेशन लाइन से हो, तो ये जितने भी जो चीज़ें मुझे मिल रही हैं, जितना भी अचीवमेंट मिल रहा है, तो इसके अंदर मेरे माँ बाप की दुआओं का, मेरे दादा जान, मेरे दादी जान का दुआओं का असर है जी। मेरी जो शुरुआती जो लाइफ है, तो असल में मेरा जो प्रॉपर सिटी है चिखली है। अच्छा जी, बुल्ढाना ज़िले के अंदर जो चिखली तहसील है, वहाँ पर मेरी इब्तदाई तालीम शुरुआत हुई। असल में और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी जो पैदाइश है तो धाड़ से ही हुई है। अच्छा। मेरी जो पैदाइश है तो धाड़ में ही हुई है, क्योंकि हमारे अम्मी जान जो है तो धाड़ से ही है, धाड़ से अच्छा। बिलोंग करते जी। आपका हमारे ननियाल धाड़ है, तो मेरी पैदाइश जो है तो धाड़ की है। मेरा जो बर्थ सर्टिफिकेट धाड़ से ही, ग्राम पंचायत से ही निकलता है। तो अल्लाह का एहसान है कि इधर पूरी दुनिया को गोल घूमकर मुझे धाड़ के अंदर ही अल्लाह ताला ने रिटर्न ले गया है, जहाँ से मेरी पैदाइश हुई। अच्छा। तो अल्लाह का एहसान है, एक यहाँ की ज़मीन से मेरा एक अलग रग़बत है और एक अलग कशिश है, और मुझे बहुत प्यार है यहाँ की धाड़ की सरजमीन से। मेरी जो इब्तदाई तालीम है, फर्स्ट टू फोर्थ क्लास जो है तो नगर परिषद उर्दू हाई स्कूल, उर्दू प्राइमरी स्कूल से हुई, उर्दू स्कूल से, जो कि पोस्ट ऑफिस के पास है चिखली के अंदर जी, हमारे घर के करीब ही था। उसके बाद में हाई स्कूल के लिए म्यूनसिपल हाई स्कूल जो नगर परिषद की ही वहाँ पर हाई स्कूल है, फिर वहाँ से मेरी 5वीं क्लास से तो 10वीं क्लास तक की वहाँ पर मेरी हाई स्कूल की क्लासेस स्कूल वहाँ पर हुई, ख़त्म हुई। और एक बात और बताना चाहूँगा आपको मैं कि मेरे जो लाइफ के अंदर जो मैं रहा तो बहुत ज़्यादा मैं शार्प नहीं था। अच्छा। हाँ, इतना ज़्यादा ही नहीं था कि ऐसा बहुत ज़्यादा कि क्लास के अंदर फर्स्ट हो, या फिर हमेशा मेरा तीसरा या चौथा मुकाम रहता था। अच्छा। थर्ड प्लेस या फोर्थ प्लेस मुझे रहते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि जो जैसी तरबियत मुझे मेरे वालिद साहब ने मुझे दी तो मैं वो हिसाब से ढलता रहा। हाँ, कभी मैंने मेरे लाइन को चेंज होने नहीं दिया। जैसे जैसे ज़िंदगी बढ़ती गई, जिस तरह से मुझे तरबियत मिली, जिस तरह से मुझे घरेलू जो इन्वायरमेंट था वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। हमारे अम्मी जान, मेरे दादी जान का खुसूसी मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बहुत मोहब्बत दी। अच्छा। बहुत मोहब्बत दी। मुझे इतना चाहते थे वो कि उनको पूछा जाता था कि तुम्हारे बेटे का नाम क्या है, तो हमारे एक वालिद साहब उनका नाम और बाद में मेरा नाम लेते थे। अच्छा। उनको बहुत मोहब्बत थी मुझसे जी, और उनकी बहुत दुआ है मेरे साथ में। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआओं का भी बहुत बड़ा असर है कि मैं आज इस मुकाम पर हूँ। तो फिर उसके बाद में मेरे हाई स्कूल की एजुकेशन हुआ। उसके बाद में फिर 11th-12th के लिए मैं जो है तो हमारे चिखली के अंदर ही शिवाजी सीनियर कॉलेज है। अच्छा। जी, तो वहाँ पर इंग्लिश मीडियम से मैंने एडमिशन लिया। एक इन्वायरमेंट ऐसा रहता है कि हम 1st to 10th उर्दू मीडियम से पढ़ते हैं, पूरा इन्वायरमेंट उर्दू का रहता है पूरा।
तरतीब में आ गए हमारे। अच्छा। जी। और स्कूल में बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मतलब स्टूडेंट का जो है तो एक फेवरेट टीचर होता है। जी। तो आपकी 12वीं क्लास तक मतलब 12th तक आपका सबसे फेवरेट टीचर कौन सा था, उनका नाम लेना चाहोगे? जी, असल में जो मेरा 7वीं क्लास से 10वीं क्लास का जो ड्यूरेशन था, तो इसके अंदर मेरा जो इंटरेस्ट बढ़ा तो मैथमेटिक्स की तरफ। अच्छा। साइंस और मैथमेटिक्स की तरफ। तो उसके अंदर खान फिरोज सर थे हमारे, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे हमारे को। अच्छा। तो उनका जैसे ही पीरियड शुरू हो जाता तो एक चेहरे पे तजल्ली आ जाती थी। अच्छा। क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था वो। और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है कि हमारे वालिद साहब ने जो है तो मुझे बहुत बचपन से पूरे मैथमेटिक्स की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग किए थे। अच्छा। हाँ, छोटी छोटी क्लासेस वगैरह लगाए थे मुझे, तो मेरा IQ लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग होते चला था। तो मैथमेटिक्स का जो है तो ज़्यादा करके लॉजिकल माइंड उसको लगता है, उसको खुद यूज़ कर सकते हैं। हाँ, उसको लॉजिकल माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है उसके। तो उसके साथ में जब मैं 10th क्लास में गया, 9th क्लास पास आउट करके, तो 10th क्लास में जाने के बाद में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम ही चाह रहा था मैथमेटिक्स के अंदर। पर स्ट्रॉन्ग था, बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जो ज्योमेट्री जो होती है उसके अंदर जो मसले होते हैं तो वो थोड़ा सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। अच्छा। हाँ, तो वजह से थोड़ा मुझे प्रॉब्लम आ रहा था। तो फिर हमारे वालिद साहब के दोस्त थे पटेल सर करके, सईद पटेल सर करके, मैं उनका खुसूसी नाम लेना चाहूँगा यहाँ पर कि मेरी ज़िंदगी के अंदर खास अगर कोई टीचर ने मुझे तब्दीली दिए होंगे मेरी ज़िंदगी के अंदर, तो वह हमारे पटेल सर, सईद पटेल सर, चिखली के हैं, ट्यूशन क्लासेस लेते हैं सर। उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस मेरे आप में भर दिए थे और इतना ज़बरदस्त ट्रिक्स मुझे दिए थे कि मेरा स्टैंडर्ड इतना बढ़ गया था मैथमेटिक्स का कि मैं सबसे ज़्यादा मार्क्स मैंने 10th के अंदर मैथमेटिक्स में लिया था। ओह, क्या बात। जी। और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया था। फिर मैंने 11th-12th के अंदर भी फिर मैथमेटिक्स ही लिया। तो वो टाइम में फिर हमारे रफ़ी सौदागर सर, उनका भी मैं नाम लेना चाहूँगा, उस सर ने भी मुझे बहुत ज़बरदस्त मैथमेटिक्स के अंदर मुझे स्ट्रॉन्ग किए। मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होने से मुझे 2 फ़ायदे हुए। एक तो फिजिक्स मुझे इजी लगने लगा क्योंकि प्रॉब्लम्स रहते उसके अंदर। केमिस्ट्री मुझे इजी लगने लगा, मेन सब्जेक्ट। जी, ये दोनों सब्जेक्ट को मुझे मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनको दोनों को मुझे फ़ायदा मिला। अच्छा। जी। तो मैं समझता हूँ कि हमारे खान फिरोज सर नांदुरा के हैं, अभी HM है वहाँ पर म्यूनसिपल हाई स्कूल के अंदर, और हमारे सईद पटेल सर, इनका बहुत बड़ा योगदान है मेरी ज़िंदगी के अंदर, मेरे लाइफ को चेंज करने के अंदर। जो बाद में मेरे आगे बढ़ के मैंने MSc तक फिजिक्स को ही मेरा सब्जेक्ट चुना मैंने। अच्छा। जी। और ऐसा कोई सब्जेक्ट जो आपको पसंद नहीं है, अगर उसका पीरियड आए तो आपका मूड ऑफ हो जाए, ऐसा कोई सब्जेक्ट था आपके स्कूल के अंदर? तो ठीक है, स्कूल का तो जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट थे स्कूल के हद तक मैं बता रहा हूँ आपको, 5वीं से 10वीं क्लास तक के, तो मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, माशियात, इकोनॉमिक्स, ये जो सब्जेक्ट थे मुझे बहुत बोर लगते थे। अच्छा। कि जो मुझे असल में इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स, साइंस, ये चीज़ का, और ये थ्योरेटिकल थे, तो मुझे फिर थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने में मुझे बहुत दिक्कत आती थी मेरी। अच्छा। हाँ, समझ के बाहर थे थोड़े सब्जेक्ट मुझे ये थ्योरी से लगाव नहीं था। अच्छा। हाँ, कैलकुलेशन से लगाव था, मैथमेटिक्स से लगाव था, तो ये एक सब्जेक्ट का एक प्रॉब्लम हुआ। और उसके बाद में जब मैं 12th पास आउट हुआ, असल में मेरे एक 12th पास आउट होने के बाद में मैंने BSc के अंदर एडमिशन लिया। अच्छा। BSc में एडमिशन लेने के बाद में मैंने मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस, ये 3 सब्जेक्ट लिया। जी, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री भी इतना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं थी, तो मैंने केमिस्ट्री को साइड में रखने के लिए कंप्यूटर साइंस लिया। अच्छा। तो मुझे कंप्यूटर साइंस, मैंने बोला ठीक है अपन कर लेंगे, कंप्यूटर ईजी होगा। लेकिन कंप्यूटर साइंस ने मुझे इतना खतरनाक सज़ा दिया कि ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा सकती है। अच्छा, देखिए आप मतलब 12th क्लास आपका हो गया, तो उस वक्त में जो है तो इंसान के दिमाग के अंदर बहुत सारे सपने होते हैं। कोई सोचता है कि मैं टीचर बनूंगा, कोई सोचता है मैं पुलिस बनूंगा, कोई कलेक्टर बनने का सोचता है। तो उस वक्त में आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा था कि आपको क्या बनना चाहिए? जी, जब मैं 12th पास आउट हुआ तो मेरे एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। मैंने मेरे वालिद साहब को बार बार बोल के बताया, हमारे यहाँ पर अनुराधा इंजीनियरिंग कॉलेज है, और वहाँ पर जब मैं 12th क्लास में था तो एक वो टाइम में एक अलग ही स्टैंडर्डनेस था। अच्छा। हाँ, बहुत अलग स्टैंडर्ड था वो टाइम में। तो मेरा एक अट्रैक्शन जो था तो इंजीनियरिंग की तरफ था, बहुत ज़्यादा, यानी मुझे इतनी पसंद थी इंजीनियरिंग, जो उनका
स्टूडेंट जो जाते थे मैं उनको हमेशा देखते रहता था, वो जींस की पैंट, वाइट शर्ट, उनके लिए फिर यूनिफॉर्म उनका बहुत बेस्ट लगता था मुझे, तो मेरा अट्रैक्शन उधर ही था। अच्छा। असल में फिर वो टाइम में एक ऐसा मसला आया कि ठीक है मैं 12th पास आउट हुआ, लेकिन थोड़ा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होने की वजह से और वो टाइम में डोनेशन बहुत ज़्यादा लिया जाता था। हाँ, तो वो टाइम फिर वजह से वो थोड़ा मेरा ख्वाब रह गया। अच्छा, फिर मतलब आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते थे, तो फिर अचानक आपने इस फील्ड को क्यों रुक किया है? फिर वो टाइम में फिर हमारे वालिद साहब का ऐसा कहना है कि आप घर के बड़े हो, हम 4 भाई हैं। अच्छा। तो सबसे बड़ा मैं हूँ घर में, तो चारों भाइयों को पढ़ाना हमारे वालिद साहब का एक ख्वाब है। अच्छा। ख्वाब था ये सर। तो मैं फर्स्ट था, पहला था मैं, तो उनका ये कहना है कि आप डीएड कर लो, बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप डीएड कर नौकरी पे लग जाएंगे। वो टाइम में बहुत आसानी से नौकरी मिल जाती थी। हाँ, तो वो टाइम में फिर मेरा फिर रुझान डीएड की तरफ नहीं गया, क्योंकि और वो थ्योरेटिकल बात आ रही थी वहाँ पर। मैंने बोला मैं नहीं, फिर मैंने बोला मैं बीएससी करता हूँ। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने वहाँ पर शिवाजी सीनियर के अंदर बीएससी के अंदर एडमिशन लिया। अच्छा जी। तो आपने बीएससी में वहाँ पर एडमिशन ले लिया, और उसके बाद में आप, मुझे ऐसा मैंने सुनने में ऐसा आया कि मतलब आपको बीएससी आपने ले लिया, लेकिन वो लेने के बाद में आपकी ज़िंदगी में बहुत उसको टाइम लगा उसको क्रॉस करने के लिए। तो वो फीलिंग आपकी कैसी थी, वो आपका जो वो दौर था बीएससी का, वो कैसा था, वो बताना चाहो? जी, असल में देखिए मैंने बीएससी तो बहुत इंटरेस्ट से लिया था एडमिशन, लेकिन एडमिशन लेने के बाद में थोड़ा वहाँ पर जब फर्स्ट ईयर मेरा शुरू था, तो फिर एक कॉलेज का इन्वायरमेंट ऐसा था कि वहाँ पर हम प्रेट ज़्यादा नहीं करते थे। अच्छा। ज़्यादा करके, क्योंकि अब हाई फाई एक अलग लाइफ लगती है इंसान को, क्योंकि आप सीनियर कॉलेज में आ गए आप, तो वैसे भी वहाँ पर ज़्यादा पीरियड्स नहीं होते थे, और होते भी थे तो हम वहाँ पर पीरियड ज़्यादा नहीं करते थे हम। तो सेल्फ स्टडी से मैंने पूरी बीएससी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों साल मैंने विदाउट एनी ट्यूशन, विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट एनी सजेशंस, अच्छा, मैंने खुद के मेरे इस पर मैंने इसको किया हूँ। कॉलेज भी कभी जाता नहीं था मैं ज़्यादा करके, मैं जो है तो बस प्रैक्टिकल्स करता था। प्रैक्टिकल्स ज़रूरी था क्योंकि मार्क्स नहीं मिलते थे, इसलिए प्रैक्टिकल जाना ज़रूरी था। तो फिर मुझे एक वो ड्यूरेशन में ये हुआ कि कंप्यूटर साइंस ने मुझे बहुत तकलीफ दिया। अच्छा, जबकि आपने उसको साइड में लिया था? हाँ, मैंने उसे एक ऑप्शन के तौर पे लिया था कि मुझे केमिस्ट्री नहीं होना, मैंने इसलिए मैंने उसको कंप्यूटर साइंस लिया था। अच्छा। तो फर्स्ट ईयर का जब रिजल्ट आया तो वो टाइम में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट रह गया। अच्छा। हाँ, फिजिक्स और मैथमेटिक्स से सब्जेक्ट निकल गए और कंप्यूटर साइंस रह गया। फिर वो जो रहा, तो फिर सेकंड ईयर के अंदर हमको एटीकेटी के ऊपर एडमिशन मिल गया। फिर वहाँ पर एग्ज़ाम दिए, तो वो टाइम में फिर फिजिक्स निकला, मैथमेटिक्स निकल गया, फिजिक्स भी रुक गया, कंप्यूटर साइंस भी रुक गया, क्योंकि इधर का भी बैकलॉग और ये भी दोनों भी एट ए टाइम आते थे, बहुत प्रॉब्लम हुई। तो मुझे कंप्यूटर साइंस ने बहुत तकलीफ दिया। अच्छा। इतनी तकलीफ दिया कि मुझे मेरे दिल में इतने उसके खौफ तारी हो गया था कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत खौफ तारी हो गया था मुझे उसका, क्योंकि उसका मुझे समझ ही नहीं आता था, क्योंकि वो फील्ड से अपन जुड़े हुए नहीं थे, कंप्यूटर साइंस इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। और फिर उसके अंदर लैंग्वेज C++ लैंग्वेज, HTML लैंग्वेज, ये सब इतना, यानी ऐसा था कि मैं बिल्कुल पूरा एक जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम को पूरा रट के जाना, मैंने इतना ज़्यादा मुझे उसकी डर मेरे दिल के अंदर हो गया था। फिर उसके बीच में मुझे, अब मैं घर का बड़ा होने की वजह से फिर हमारे घर की इकोनॉमिकल कंडीशन, वालिद साहब की पेमेंट आती थी वो भी बहुत जगह कट जाती थी। अच्छा। तो वजह से फिर मुझे खेत में भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता था। तो मतलब आपने अपने खेत में भी काम किया है बीएससी के बाद? बीएससी की ड्यूरेशन में। अच्छा, ड्यूरेशन में, चलते टाइम में। जी, बीएससी फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया, उस टाइम से लेकर। तो आपको और एक बात बताना चाहूँगा, मतलब जहाँ पर आपने 9.5 साल लगाए उसी कॉलेज में? उसी कॉलेज के अंदर। बहुत बड़ी बात है। तो मुझे बहुत एक गर्व महसूस होता था वो टाइम में कि यार, और वहाँ के भी जो मेरे स्टाफ थे, वहाँ का पियून, वहाँ का क्लर्क कॉलेज का, वहाँ के जितने भी टीचर्स थे, ये सब मेरे पहचान के हो गए थे वो टाइम में, क्योंकि बार बार मैंने जा रहा एग्जाम देने के लिए, तो वो एक उनको एक चेहरा मेरा पहचान का हो गया था। और जब मैं वहाँ पर पढ़ाने के लिए गया, तो ये सब लोगों को एक अलग वहाँ पर एक उनको भी फख्र महसूस हुआ मुझ पर कि बच्चे ने अपने ज़िंदगी को ब्रेक नहीं दिया, उसने कंटिन्यूस उसका जो था जद्दोजहद, हाँ, उसने करता रहा, और उसके बाद में उसको कामयाबी मिली। और आज यही हमारे सबके बीच में वही लोग जो मुझे पढ़ाने के थे, उन सब लोगों के बीच में मुझे बैठने का वहाँ पे मौका मिला, और मैंने वहाँ पे टीच किया। तो ये लिए मुझे बहुत गर्व की बात थी, कहूँगा मैं,
कि बीएससी 3 साल की होती है राइट। जी, लेकिन मुझे बीएससी को 9.5 साल लगे। 9.5 साल। 9.5 साल। और ये 9.5 साल जो है तो मैं इसके बीच में खेती ही करता रहा। अच्छा। मेरा आधा ध्यान जो है तो ऐसा समझिए कि खेती की तरफ ज़्यादा मेरा एक रुझान बढ़ गया था उधर। अच्छा। और उसके बीच में ऐसा हुआ कि फिर जो कंप्यूटर साइंस मेरा बैक अक्टूबर मार्च मैंने एग्ज़ाम देते रहना, बस कभी 2 मार्च से रह जा रहा है, कभी 8 मार्च से रह रहा है, कभी 10 मार्च से रहना। तो इस तरह से मेरा पेपर हमेशा बैकलॉग आते रहते थे कंप्यूटर साइंस की। अच्छा। कंप्यूटर साइंस का मुझे बहुत उसकी वजह से तकलीफ हुई मेरे लाइफ के अंदर। मेरे जो डिग्री लेवल की जो एजुकेशन था तो उसमें मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया उसकी वजह से। और इसके बीच में फिर मैंने थोड़ा मेरा रुझान जो है तो खेत की तरफ भी थोड़ा लग गया था। अच्छा। हाँ, तो थोड़ा बाकी दूसरा कोई ऐसे अदर एक्टिविटी भी नहीं थे हम। अच्छा। हम हमारे घर के कामों के अंदर खेती के काम में उसमें हम लग गए थे। उसकी वजह से फाइनेंशियली हमारे घर को भी जो है हमारे वालिद साहब को भी कहने की उसकी वजह से इकोनॉमिकल एक सपोर्ट हो गया था जी। लेकिन इधर मेरा एक बहुत बड़ा लॉस होते चल रहा था। अभी आपके 9.5 साल के बाद में जब आप बीएससी पास हुए तो उस वक्त में आपने घर पर किस तरीके से बताया या आपको उस वक्त में खुशी कैसे हुई? मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि देखो खुशी की तो बात नहीं थी। मुझे बहुत रोना आया। अच्छा। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया और मैं फाइनल पास हो गया, पूरी डिग्री मुझे 3 साल के ऑल क्लियर का मेरा जब सामने रिजल्ट आया तो मैंने बहुत ज़्यादा रोया। अच्छा। और मेरे जो है आंसू रुक नहीं पा रहे थे मेरे, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ज़िंदगी की जंग जीत लिया मैंने पूरी। सबसे बड़ी बहुत बड़ी खुशी, मतलब बहुत बड़ी खुशी थी। यानी मुझे सबसे बड़ा ज़िंदगी और सबसे बड़ा मेरा एक एम हो गया था कि मुझे डिग्री यहाँ से ही करना है। और मैं अमरावती यूनिवर्सिटी से किया हूँ सर। अच्छा। अमरावती यूनिवर्सिटी के एक ऐसा ये रहता है कि यहाँ से तुम्हारे को 1 मार्क्स का भी कोई ये नहीं रहता है, तुम्हारे को पूरा ईमानदारी से आपको करना पड़ता है। तो वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए एक बेनिफिट था। लेकिन मेरे वालिद साहब ने भी मेरा जो है तो हौसला बरकरार रखे। उन्होंने बोले बेटा, मैंने कई मरतबा ये भी सोचा कि बहुत से जो मेरे दोस्त हैं तो जाफराबाद वगैरह या औरंगाबाद यूनिवर्सिटी से चले गए, उन्होंने डिग्री कर ली। अच्छा। थोड़ा कॉपी का थोड़ा एक चलता है, थोड़ा लूज छोड़ा जाता है सेंटर को। तो वहाँ पर मैंने भी इंटरेस्ट बताया। अच्छा। मैं उधर जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे वालिद साहब ने मुझे नहीं जाने दी। अच्छा। हाँ, नहीं बोले बेटा देखो यहाँ पर कितने भी साल लगे तो तू यहाँ से निकल। अच्छा। क्योंकि यहाँ से तू निकलेगा तो तू एक अलग हीरा बन के निकलेगा। बहुत घिस के निकल रहा है। तो बोले तेरी जिंदगी में ये सब जो बैकलॉग जा रहा है ये तुझे बहुत आगे की एक मुकाम पे लेके जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो उनकी बातें थी तो वो मुझे हकीकत में आज जो मैं यहाँ पर आपके सामने बैठकर बात कर रहा हूँ तो ये वही चीज़ का एक मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला जो बंदे की ज़िंदगी के अंदर जो कुछ भी करते हैं तो हकीकत में वो अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल। उस टाइम में ऐसा था कि मैं इतना निगेटिव में चले गया था कि उम्र के 27 साल में मुझे ब्लड प्रेशर की गोली लग गई थी। यानी मैं इतना निगेटिव हो गया था, यानी मैं एहसास से कमतरी का बहुत बड़ा शिकार हो गया था। तो मुझे फिर मेरे वालिद साहब ने मुझे सब चीज़ें बताई थी। मुझे फिर वो स्टुअर्ट मार्टन की जो बुक्स थी, आगे बढ़ो, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए, ये सब चीज़ें फिर मैंने बुक्स पढ़ते रहा। अच्छा। फिर मैंने अपने आप को थोड़ा उसमें एक मजबूती लाने की कोशिश किया जी। अच्छा, तो सर देखिए आपका बीएससी भी हो गया, उसके बाद में जैसे आपने ये सोचा होगा कि चलो अभी पैसे कमाने के लिए, इनकम सोर्स के लिए, उसके बाद में आपने कौन सा एक्शन लिया कि आपके पास में इनकम आए? ऐसा कोई सोर्स आपने वहाँ पे जारी किया? जी सर, इसके अंदर असल में हमारे एक चिगली के मेरे दोस्त हैं जो मेरे अजीज़ है बहुत, एडवोकेट सादिक साहब और एडवोकेट सलीम साहब जी। तो मैं हमेशा अच्छे लोगों के बीच में रहा हूँ, तो ये अच्छे लोगों से मेरा वहाँ पे दोस्ताना हुआ था। तो एडवोकेट हमारे सादिक साहब जो है तो इन्होंने मुझे एक गाइड करे थे वो टाइम में। बोले रिजवान भाई आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आपकी लैंग्वेज स्किल बहुत अच्छी है और आपका मिजाज भी नरम है, तो आप एक काम करो, बोले आप LIC के लिए बहुत ज़बरदस्त आपके लिए फील्ड है, आप कामयाब रहेंगे इसके अंदर और आपको एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। तो मुझे वो चीज़ उनकी पसंद आई, क्योंकि ऐसा समझिए कि उम्र के 25वें साल में यानी BSc के बीच का जो गैप था वो गैप के बीच में मेरी शादी भी हो गई थी। अच्छा जी। तो मुझे फिर फाइनेंशियली भी ज़रूरत थी जी। घर पे तो सब कुछ था, लेकिन फिर भी खुद के एक इनकम होना बहुत ज़रूरी रहता है। तो मुझे फिर वहाँ पर LIC के अंदर मैंने मेरा इंटरव्यू दिया। उसके बाद में मुझे फिर एजेंसी उसकी मिल गई, वहाँ पर एग्ज़ाम दिया, उसमें पास आउट हो गया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वहाँ से शुरुआत हो गई। अच्छा जी, मतलब आपने LIC से अपना पहला सफ़र शुरू किया।
यस, और उसके बाद में फिर अपने बीएससी के बाद में आपने कौन सा और एजुकेशन लिया है? बीएससी 1 में सर मैंने बीएड किया। अच्छा। हाँ, बीएड मेरा फिर इंग्लिश मीडियम से ही मैंने किया, क्योंकि मुझे मराठी का वो टाइम में थोड़ी तकलीफ थी थ्योरी की, इसलिए मैंने इंग्लिश मीडियम से किया। उसके बाद में फिर ऐसे बहुत से मौके आए कि मुझे जॉब के लिए, क्योंकि बीएससी मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम से टीचर जल्दी नहीं मिलते हैं, तो मुझे अपॉर्चुनिटी आई। अच्छा। लेकिन फिर मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था, आत्मविश्वास जो था, वो बहुत बढ़ गया था। अच्छा जी, मैंने बोला अब मुझे रुकना नहीं है। अल्लाह की मेरी शादी हो गई, मुझे फिर वो टाइम में मेरे को 2 मेरे बच्चे भी हो गए थे, एक लड़की एक लड़का। लेकिन जद्दोजहद जो थी वो मैंने और बढ़ा दिया था स्पीड से। अच्छा। मतलब मुझे एमएससी करना है। अच्छा जी, एमएससी, और वो भी फिजिक्स में करना है। उसके लिए फिर मैं बहुत जगह पर गया, फिर लेकिन औरंगाबाद के अंदर मुझे वहाँ पर एडमिशन मिल गया। अच्छा। हाँ, फिर वहाँ पर एडमिशन लेने के बाद में मेरा वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से 2 साल के अंदर एमएससी मेरी कंप्लीट हो गई। अच्छा जी। और उसके एमएससी होने के बाद में फिर आपको जॉब के कहीं पर से ऑफर आया, आपने कहीं पर ज्वाइनिंग किया था एमएससी के बाद में? जी जी, असल में जब एमएससी का मेरा सेकेंड ईयर शुरू था, तो वो टाइम में हमारे वहाँ पर सानिया उर्दू जूनियर कॉलेज है चिखली के अंदर, तो उनकी तरफ से वहाँ पर मुझे ऑफ़र आया था। वहाँ पर एक हमारे पठान सर है, कासम पठान सर, उन्होंने मुझे बुलाए, बोले रिजवान आप अगर हमारे यहाँ पर अगर जॉब करना चाहिए तो बोले बहुत बेस्ट हो जाएगा। अच्छा। जी, और उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी वहाँ पर, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ से जो मैंने जॉब की मेरा जो शुरुआत की जी। तो ऐसा समझिए कि सानिया कॉलेज मेरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। अच्छा जी, क्योंकि वहाँ पर मुझे सही ज़िंदगी जीने का, या फिर वहाँ से मेरी ज़िंदगी को किस तरह से मैं मोड़ सकता हूँ, मुझे वो कॉन्फिडेंस वहाँ से मिला। सानिया कॉलेज? जी, सानिया कॉलेज से बहुत इम्पोर्टेंट एक मेरे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट है सानिया कॉलेज। जी। अच्छा, अभी उसके बाद में जो तो अभी आपका एजुकेशन हो गया। जी। ओके, फिर उसके बाद में अभी हमें पता है कि आप एक पॉलिटिक्स में हैं। जी। ठीक है, तो पॉलिटिक्स में आने से पहले आपको मतलब आप बचपन के दौर में पॉलिटिक्स को किस नज़र से देखते थे? आप नेता लोगों को देखते होंगे, तो उस वक्त में आपके दिमाग के अंदर क्या ख्याल आते थे पॉलिटिक्स को लेकर? असल में देखिए, हमारे घर में जो है, तो आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो हमारी जो पीढ़ी से पीढ़ी जो चलती आ रही है, दादा जान परदादा जान और जो भी हमारे पहले से, तो हमारे पूरे ख़ानदान के अंदर कभी कोई पॉलिटिक्स में नहीं गया। आपने सब, हाँ, सब जो है तो नौकरी करना चाहते, नौकरी करते थे। हमारे जो परदादा थे वो भी डॉक्टर थे, वो भी सरकारी दवाखाने के अंदर डॉक्टर थे। अच्छा। हमारे दादा जो थे असदुल्ला खान, वो म्यूनसिपल हाई स्कूल के अंदर टीचर थे। हमारे वालिद साहब जो है तो नगर परिषद के अंदर सीनियर क्लर्क थे। अच्छा। तो हमारे घर के अंदर इन्वायरमेंट जो है तो सभी नौकरी का है, गवर्नमेंट जॉब का है। अच्छा। जी, वो हमारा पूरा एक पहले से पैशन ही है। अच्छा। तो मैं भी वही तर्ज के ऊपर ही चला, लेकिन एक कहीं ना कहीं मेरे दिल के अंदर एक दिल के कोपरे के अंदर एक चीज़ लगी थी कि मुझे, मैं जब अच्छी चीज़ों को लेके चल रहा था, तो मेरा एक अच्छाई का जो रूप था, तो उसके अंदर मैं सोशल एक्टिविटी से जुड़ा। अच्छा। जी, मैंने जमात इस्लामी की जो यूथ विंग थी, बनाई गई थी तंजीम, तो मैं उसके अंदर भी काम किया। अच्छा। ऐसे नहीं कि मुझे कुछ जमात का ये था, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा था काम करने का कि मैं यूथ को सामाजिक और इस्लामिक कल्चर से कैसे रहना चाहिए। अच्छा। तो मैं वहाँ पे जुड़ता रहा। फिर वहाँ पर हमने जो अलग अलग समाज की जो रैलियाँ निकलती थी, हमने उनको पानी पिलाना, अच्छा, शरबत पिलाना। फिर हमने जो अपने इसका टेम्परेचर का जो दौर रहता, धूपकाले का टाइम रहता, उसके अंदर हमने लोगों को पानी पिलाना, पानपुई लगाना। तो इस तरह से हम उसके बाद में कैंप रखते थे हम। अच्छा, कैंप? हाँ, ब्लड डोनेशन कैंप रखे हमने। उसके बाद में डॉक्टर्स को विजिट देने लगाना। उसके बाद में, हाँ, इस तरह से हम कैंप रखते थे गरीबों को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। तो ये कल्चर बनते गए। फिर इसके साथ साथ मुझे एक दूसरी भी एक बात मेरे माइंड में थी कि मैं कहने की देखता था, जब मैं छोटा था तो दूरदर्शन के ऊपर, वो टाइम में वाजपेयी सरकार की थी सत्ता में, तो उसके अंदर एक मुझे लीडर बहुत पसंद आते थे। अच्छा। मैं आपको बताना चाहूँगा आज सबके सामने ये बात, वो टाइम में मुझे प्रमोद महाजन का जो भाषण था मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि प्रमोद महाजन बीजेपी के से बहुत बड़े लीडर थे, और उनकी जो शैली थी बात करने की, क्योंकि वो भी एक टीचर थे, और टीचर होकर उन्होंने जॉब को रिजाइन देकर वो पॉलिटिक्स में आए थे। और उनका जो बात करने का टोनिंग,
उनके पास में जो आइडियोलॉजी थी, जो हाँ। बात करने का उनका जो एक्सप्लेनेशन पावर था उनके पास में, वो बहुत स्ट्रांग था। अच्छा। मुझे बहुत पसंद आता था। तो कहने के उनको देखकर, और उसके बाद में फिर मैं जब छोटा भी था तो हमारे चिखली के ना राजा टावर करके प्लेस है, हाँ, तो वहाँ पर जो है तो ज़्यादा करके सभाएं होती थी, अच्छा। जो भी पॉलिटिकल आमदार की या खासदार की जो भी इलेक्शंस रहते थे, तो उसके अंदर बड़े बड़े लोग वहाँ पर आते थे, बड़े बड़े पार्टी के अहदेदार वहाँ पे आते थे। तो कई बार सुनील दत्त आए वहाँ पर, मैं अच्छा। उनके बहुत छोटा था वो टाइम में, उनको देखने के लिए गया। फिर मुझे एक आदत सी लग गई थी, अच्छा। हाँ, कि मुझे फिर वहाँ पर मैंने जाना, फिर जो भी बड़े बड़े लोग आते थे, राज ठाकरे साहब की वहाँ पे सभा हुई, उसके बाद विलासराव देशमुख साहब की सभा हुई, तो ये सब लोग, जबकि मैं वो टाइम पॉलिटिक्स से कुछ भी नहीं था कनेक्शन, लेकिन मैं जाता था बस सुनने के लिए। अच्छा। बुल्ढाने के अंदर सोनिया गांधी जी आई थी, हाँ। बाड़ा साहब ठाकरे साहब आए थे बुल्ढाने के अंदर। मुझे पार्टी से कोई लेना नहीं था, लेकिन मुझे शौक था। अच्छा। मुझे वो भाषण करने की शैली, उनके बात करने का तरीका, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, भाता था, भीड़ भाड़, हाँ। हाँ, कि भाई ये इनके अंदर क्या इतनी काबिलियत है कि सब लोग आ रहे हैं इनके सुनने के लिए। Right. तो ये चीज़ें मुझे एक अट्रैक्ट करती थी। अच्छा। हाँ, तो वो टाइम से मुझे एक पॉलिटिक्स का मेरे दिल के अंदर एक पहले से ही लगाव था। अच्छा, तो मतलब आपको कब ऐसा एहसास हुआ कि अभी मुझे भी इस पॉलिटिक्स में कदम रखना चाहिए, या जो भी आपने सोचा होगा कि भाई मैं पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ, ऐसे कौन से वक्त में आपके दिमाग के अंदर ये बात आई थी ऐसे? जी, मैं आपको वो बात बताना चाहूँगा कि थोड़ा इधर का रुख कब लिया मैंने। असल में एमएससी होने के बाद में जो मैंने वहाँ पर सानिया जूनियर कॉलेज के अंदर जॉब किया, उसके साथ साथ और एक बात मैं मुझे जो बहुत अच्छी लगती है, मेरी ज़िंदगी के अंदर फ़ख्र की बात लगती है जी। कि जो कॉलेज के अंदर मैंने बीएससी कंप्लीट करने को 9.5 साल लगाया, अच्छा। वही कॉलेज के अंदर मैंने वहाँ पर 1 साल लेक्चरशिप भी किया हूँ। क्या बात। मुझे वहाँ पर अपॉइंट किया गया था। और एक बात मैं मुझे जो बहुत अच्छी लगती है, मेरी ज़िंदगी के अंदर फ़ख्र की बात लगती है जी। कि जो कॉलेज के अंदर मैंने बीएससी कंप्लीट करने को 9.5 साल लगाया, अच्छा। वही कॉलेज के अंदर मैंने वहाँ पर 1 साल लेक्चरशिप भी किया हूँ। क्या बात। मुझे वहाँ पर अपॉइंट किया गया था CHB पर, कॉन्ट्रैक्ट और बेसिस जो होता है, Okay. पेमेंट मिलती है उसकी, 1 साल का एग्रीमेंट रहता है। तो वहाँ पर फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर मैंने 1 साल वहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट को वहाँ पर टीच किया हूँ मैंने। मतलब जहाँ पर आपने 9.5 साल लगाए, जी। उसी कॉलेज उसी में? कॉलेज के अंदर। बहुत बड़ी बात है। तो मुझे बहुत एक गर्व महसूस होता था वो टाइम में कि यार, और वहाँ के भी जो मेरे स्टाफ थे, वहाँ का पियून, वहाँ का क्लर्क कॉलेज का, वहाँ के जितने भी टीचर्स थे, ये सब मेरे पहचान के हो गए थे वो टाइम, क्योंकि बार बार मैंने जा रहा एग्जाम देने के लिए, तो वो एक उनको एक चेहरा मेरा पहचान का हो गया था। और जब मैं वहाँ पर पढ़ाने के लिए गया, तो ये सब लोगों को एक अलग वहाँ पर एक उनको भी फख्र महसूस हुआ मुझ पर कि बच्चे ने अपने ज़िंदगी को ब्रेक नहीं दिया, उसने कंटिन्यूस उसका जो था जद्दोजहद, हाँ, उसने करता रहा, और उसके बाद में उसको कामयाबी मिली। और आज यही हमारे सबके बीच में वही लोग जो मुझे पढ़ाने के थे, उन सब के बीच में मुझे बैठने का वहाँ पे मौका मिला, और मैंने वहाँ पे टीच किया। तो ये लिए मुझे बहुत गर्व की बात थी। छोटा भाई है वहाँ पर शाह बाबू जूनियर कॉलेज में, अकोला के अंदर। फिर मेरा वहाँ पर अपॉइंटमेंट हो गया था, अच्छा। परमानेंट अपॉइंटमेंट हो गया था मेरा वहाँ पर, अप्रूवल भी निकल गया था वहाँ पर। अच्छा। तो मैंने वहाँ पर नियर अबाउट 2 साल जॉब किया अकोला के अंदर, परमानेंट जॉब के ऊपर। अच्छा। जी, MSc फिजिक्स BEd के ऊपर मेरा वहाँ पर जूनियर कॉलेज में मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पर मेरी, अच्छा, हाँ, अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई थी। लेकिन एक बेचैनी थी। हाँ, असल में क्या हुआ कि जो मेरे लाइफ के जो 9.5 साल जो गए, जी, और जो उसके बीच में मैंने मार्केटिंग का जो जॉब किया, हाँ, LIC का, जी, तो LIC एक ऐसी चीज़ है कि आपको एक लेबर के पास भी जाना पड़ता है, एक मिस्त्री के पास भी जाना पड़ता है, एक टीचर के पास भी जाना पड़ता है, एक डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है, एक बिजनेसमैन के पास भी जाना पड़ता है, छोटे से छोटे दुकान वाले के पास भी जाना पड़ता है। हर किसी के पास आप जाते हैं, और हर किसी से आपका रिलेशन वहाँ पे मेंटेन होता है, और हर किसी का आपको एक्सपीरियंस मिलता है, बिल्कुल, क्योंकि आप तजुर्बा मिलता है। तो मेरे जो माइंड सेटअप हो गया था ये सबके बीच में, वो हो गया था बिजनेस का। अच्छा, कि बस एक ही बात माइंड में बैठी थी कि आज़ादी वाला बिजनेस करना है। क्या बात। जी, तो फिर एक मोड़ आया मेरे ज़िंदगी के अंदर, और हमारा मामा का लड़का था यहाँ पर मुकीमुद्दीन, उसने मुझे बताया कि एक लेआउट है यहाँ पर बिक्री का, जी, धाड़ के अंदर। तो फिर मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने के बाद में फिर मेरा वहाँ पर शुरुआत हुई, अच्छा, हाँ, बिज़नेस की शुरुआत होने के बाद में फिर वहाँ से मेरा सब ये जो शेड्यूल था ये सब वहाँ पर चालू हुआ। अच्छा, जी, वहाँ से स्टार्ट की। जी, तो पॉलिटिक्स में आने से पहले मतलब अभी बहुत सारी आपके सामने पार्टी रहेगी, जी। BJP है, कांग्रेस है, NCP है, जी। तो आपने NCP में ऐसा क्या देखा कि मतलब
कि आपको एनसीपी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि पार्टियां तो बहुत सारी है। जी तो आप पार्टी से प्रभावित हुए या उसमें कोई ऐसी शख्सियत थी जिसको देखकर आप इस साइड में आए? जी जी। उसके अंदर एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको कि जो मैं जब यहाँ पर धाड़ के अंदर यहाँ पे कायम हुआ मेरा, जी। यहाँ पर मुकीम हुआ मैं, तो जब यहाँ पर आने के बाद में हमारे जो मामा थे, जी। मामू जान हमारे, तो वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे अच्छा जी। और पॉलिटिक्स में तो आने का ख्वाहिश थी पहले से, तो एक इनका घरेलू जो इन्वायरमेंट था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का था। और मुझे भी एक पर्सनली मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब, जी जो आज देश के सबसे बड़े नेता हैं, बिल्कुल। बुजुर्ग नेता हैं, और सबसे ज़्यादा चाणक्य बुद्धि अगर किसी के पास होंगी और सेकुलर माइंड के अगर कोई नेता होंगे तो वो माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब है। बिल्कुल। आज ये मैं बात तो बोल रहा हूँ, मैं तो कोई पार्टी का एक लीडर हूँ तो बोल रहा हूँ, लेकिन आप सर्वसामान्य लोगों से भी अगर ये सवाल करेंगे तो उनके दिल से भी ये बात निकलती है कि अगर देश के सबसे अच्छे बेहतरीन अगर सेकुलर माइंड के अगर नेता होंगे तो माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब है। बिल्कुल। क्योंकि देश के अंदर कभी अगर ऐसे कुछ हालात होते हैं, दो समाजों के बीच में टेढ़ निर्माण होता है या फिर कहीं भी अगर ऐसी घटना होती है तो वो टाइम में माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब आगे आकर स्टेटमेंट देते हैं। बिल्कुल जी, वो उनकी बेबाक शख्सियत, कॉन्फ्रेंस होते ही है। जी उनकी बेबाक शख्सियत मुझे बहुत पसंद आई। अच्छा हाँ, और हमारे ज़िला के जो नेता हैं माननीय डॉक्टर राजेंद्र जी शिंगणे साहब, जी ये भी मेरे सामने एक बहुत बड़े एक मेरे लिए आइडियल रूल थे। अच्छा जी, तो ये दोनों शख्सियतों को देखकर मेरे दिल के अंदर जो बात है कि मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहिए, और हमारे मामू जान का जो इसके अंदर योगदान था जिन्होंने मुझे पॉलिटिक्स के अंदर यहाँ पर एक मुकाम दिलाया। अच्छा। जी तो जब आपने पॉलिटिक्स की तरफ रुख करने की कोशिश की है तो उस वक्त में ऐसा होता है कि मतलब बहुत सारे घर के लोग ऐसे रहते हैं जो इस चीज़ के अपोज में रहते हैं कि भाई पॉलिटिक्स में क्यों जा रहे हो, वो बहुत सारे लोग तो ऐसे कहते हैं कि वो अच्छे लोगों की दुनिया नहीं है। जी ठीक है, तो मतलब आपने जब ये फैसला किया तो उस वक्त में आपकी जो फैमिली है पर्सनल, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था उस वक्त? देखिए, मैं आपको दो बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो एक तो ये हो गया कि आप पॉलिटिक्स के ताल्लुक से आपने सवाल किए। जी दूसरा ये था कि मैंने जब मेरे परमानेंट जॉब को रिज़ाइन देकर मैं जब यहाँ पर आया जी धाड़ के अंदर, मैंने बिज़नेस का स्टार्ट कर दिया मेरा जी। यहाँ पर फुल टाइम। तो वो टाइम में मेरे वालिद साहब का मेरे अम्मी जान का, इनका रिएक्शन ऐसा था कि इन्होंने मुझसे कम से कम 3 महीने तक बात नहीं किए थे। यानी वो हाँ। असल में ये नहीं था कि वो कुछ नफरत थी या कुछ ऐसी चीज़ थी, लेकिन उनको ऐसा लगे स्टेबल लाइफ, हाँ फिक्स है, जैसे फिक्स ये आपकी लाइफ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मंथली इनकम मिलेंगी, आप पेमेंट लेंगे, जॉब करेंगे, आपकी लाइफ एकदम सेटल है। वो छोड़कर अगर आप ऐसी जगह पर आ रहे जहाँ पर आपको बैकग्राउंड अभी कुछ भी नहीं है, जिससे आपका कोई दूर दूर से आप जी दूर दूर तक के आपका कोई वहाँ पर संबंध नहीं है। हाँ। फिर वो घर पे ऐसी बात होती है कि कितने का लेआउट लिए, तो 3 करोड़ का, तो उनको करोड़ रुपए सुनकर उनको थोड़े बेचैनी हो कि भाई कैसा होगा। और इतना ज़्यादा जो था पेमेंट भी ज़्यादा नहीं था, कम अमाउंट के अंदर ही सब स्टार्ट करे थे। तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर जो तो घर के लोग नाराज़ ही थे। अच्छा नाराज़ी थे। और जिस वक्त में मतलब आप अपनी जॉब से रिजाइन दे रहे थे तो उस वक्त में आपने क्या सोचा? मतलब ऐसा एक बड़ा पॉइंट रहता है ना इंसान के पास में कि अभी मैं इतना बड़ा फैसला ले रहा हूँ कि जॉब को रिजाइन करके मैं बिजनेस साइड में जा रहा हूँ, तो उस वक्त में आपके दिमाग के अंदर कौन सा पॉइंट था जिसके बलबूते पे आप इस साइड में आना चाहते थे? जी जी, असल में उस टाइम में जब ये फैसला मैंने जब लिया रिज़ाइन दिया करने का जॉब को, तो वो टाइम में भी इतना ज़्यादा मैं स्टेबल नहीं था यहाँ पर। जी, इतना ज़्यादा मैं फिक्स नहीं हुआ था। फैमिली भी चिकली के अंदर ही थी मेरी, मैं यहाँ पे अकेला रहता था। अच्छा। लेकिन अल्लाह का इतना एहसान है कि अल्लाह ताला ने फैसला लेने की जो ताकत है वो ज़्यादा दिया मेरे अंदर। अच्छा। अल्लाह का एहसान है कि मैं जगह पे फैसला ले लेता हूँ जो भी है। तो मुझे एक अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं जो भी चीज़ें होते हैं, तो अल्लाह ताला ने मेरे दिल के अंदर ये बात डाली कि तुम अगर इसके अंदर पूरी तरह से मजबूती से अगर टिक गए तो तुम इसमें बहुत कुछ कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि मुझे अपने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस अल्लाह ताला ने वो टाइम में दे दी थी। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई, उसके बाद में उमंग जुस्तजू, पानी की जो आपके अंदर एक उमंग होना चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा थी वो टाइम में। अच्छा। तो मैंने सोचा कि चलो अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कर कर इसको रिज़ाइन देकर अपने नई दुनिया के अंदर अपन कदम रखते। अच्छा। हाँ, और अल्लाह ताला ने इसके अंदर मुझे बहुत हद तक कामयाब भी किया है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। जिस वक्त में आपने रिजाइन देकर आप वापस घर पर आए तो उस कंडीशन में मतलब जैसे आप घर में आए और आपने बताया घर में कि मैंने जॉब से रिजाइन दे दिया, उस वक्त में क्या मतलब क्या कहना था घर वालों का? वही मैंने आपको बात बताया कि बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे और थोड़ा
नाराज़गी ऐसी थी कि 3 महीने तक तो मुझसे बात भी नहीं किए थे, हमारे वालिद साहब ने भी, हमारे अम्मी ने भी। तो हाँ, क्योंकि वहाँ से मैं उनके पास से भी इधर आ गया था। असल में थोड़ा उनको ऐसा आउट लगा उनको सब चीज़ें कि मैं ऐसे कैसे हो गया करके। अच्छा, अभी फिर इसके बाद में जो है तो अभी आपका एक हो गया एजुकेशन लाइन, फिर दूसरा पॉलिटिक्स और तीसरा बिजनेस। तो अभी तीनों में जो डिफरेंस है, जैसे आपको एजुकेशन लाइन में ऐसे कौन से, आपका क्या तजुर्बा रहा, आपका पॉलिटिक्स में क्या तजुर्बा रहा और आपका एजुकेशन लाइन में बिजनेस में क्या रहा? मतलब तीनों क्षेत्र में आपको अलग अलग टाइप के लोग मिले होंगे। तो ये तीनों लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि बिजनेस, तीनों में से ज़्यादातर रुझान जो है पब्लिक का किस साइड में है? देखिए, ये तीनों भी जो है लाइंस है, हाँ। ये तीनों का एक अलग मकाम है। बिल्कुल एजुकेशन उसकी जगह पर एक अलग मकाम रखता है। बिल्कुल बिजनेस जो है एक अलग फील्ड है, उसका एक अलग मकाम है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में पॉलिटिक्स जो है तो ये तो सबसे हट की चीज़ है, बिल्कुल। ये तो एक अलग ही चीज़ हो जाती है। हाँ। तो जब ये अपन तीनों चीज़ों को जब एक जगह पर अगर एक ही पर्सन अगर उसको हैंडल कर रहा है, हाँ। तो बहुत से प्रॉब्लम भी आते हैं ज़िंदगी के अंदर। इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स में आप बिजनेस कर रहे हैं, हाँ। तो फिर आपके एंटी भी लोग उसके अंदर रहते हैं। राइट। लेकिन इसमें एक अच्छी बात आपके अंदर ये होना चाहिए कि अगर आप सच्चाई पे है और अच्छाई पे है। हाँ। हमने राजकारण भी यहाँ पर कर रहे हैं, धाड़ के अंदर, बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, महाराष्ट्र की बॉडी के अंदर भी हूँ मैं आज, महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट हूँ अल्पसंख्यक विभाग का। तो हमने अच्छाई वाली राजनीति की। अच्छा जी, हमने कभी किसी के खिलाफ कीचड़ नहीं उठाना, अच्छा न कभी किसी को गलत बोला, न किसी को कभी गलत स्टेटमेंट दिया, कभी नहीं। हम फ्रेश राजनीति करते हैं, समाज की उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए क्या करना चाहिए उसकी हम राजनीति करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि समाज के अंदर एक बेदारी लेके आना, और एक जो सोच बनी है कि राजकारण के अंदर जो है तो जो जूने जो लोग हैं बस वही करना चाहिए, हाँ। यंगस्टर्स ने नहीं आना चाहिए। तो ये सोच, और उसके बाद में पढ़े लिखे नौजवान ने नहीं आना चाहिए, वेल क्वालिफाइड पर्सन्स ने नहीं आना चाहिए, गलत सोच है। ये गलत सोच है। आपकी जैसा क्वालिफाइड, आपकी ऐसा यंगस्टर्स अगर इसके अंदर नहीं आएगा, तो फिर आपकी कौम के अंदर, आपके समाज के अंदर, आपके देश के अंदर तब्दीली नहीं आएगी। बिल्कुल सही जी, अगर कोई भी अगर समाज बदला है, कोई भी अगर देश के अंदर तब्दीली आई है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा अगर हाथ होता है तो यंगस्टर्स का होता है। बिल्कुल सही। क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा देश अगर यंगस्टर्स से हुआ तो वो हिंदुस्तान है। बिल्कुल। मैं गर्व के साथ आपको बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर नौजवानों वाला अगर देश होगा, युवकों का देश अगर होगा, तो वह है हमारा हिंदुस्तान। बिल्कुल। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एक हमारे जितने भी नौजवान अगर सुन रहे हैं, तो मैं आप सभी से एक बात रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी भी जो है, जो भी मकाम पे आप होंगे, आप डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, बिजनेसमैन होंगे, तो आप पॉलिटिक्स से जुड़िए। जी। पॉलिटिक्स से इसलिए जुड़ना है आपको कि आप एक अच्छी राजनीति करेंगे, आप देश को स्वच्छ करने का काम करेंगे, आप जो लोग गलत इसके अंदर आए हुए हैं उनको ब्रेक करने का काम आप करेंगे, आप जो है तो आपके गली मोहल्ले के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने का काम आप करेंगे, जो समाज के अंदर जो भी खराबी है उस खराबी को दूर करने का काम आप करेंगे, और हमारा जो देश का जो पैसा है जो सही जगह पे लगना चाहिए उसके लिए आप काम करेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा युवकों ने और क्वालिफाइड लोगों ने राजनीति के अंदर आना चाहिए। जी। अच्छा, देखिए सर, अभी मतलब मैं आपसे एक पर्सनल सवाल करता हूँ कि जैसे अभी आप पॉलिटिक्स में हैं, ठीक है, तो अभी मतलब आपके, मैं तो चाहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे इसमें। अगर बाय चांस आपकी कोशिश मेहनतों से अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाए, वन डे, तो आप कौन कौन से मुद्दे पे काम करना चाहेंगे, या देश के अंदर कौन कौन से चेंजेस लाना चाहेंगे अगर आपको मौका मिल जाए तो? जी जी, देखिए, अगर ये तो नायक के ऐसे हो गया जो फिल्म था उसके अंदर, जैसे अनिल कपूर को चांस मिलता है एक दिन का सीएम बनने का, तो ठीक है, अगर ऐसा कुछ अगर चांस अगर आता है भविष्य के अंदर, तो सबसे पहला जो मुद्दा रहेगा, तो हमारे देश के अंदर जो देश आज जो खोखला हो रहा है, जो देश को आज जो हमने, हमारे जो विजन था, हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जो विजन रखे थे कि 2020 के अंदर हमारा देश जो है तो सुपर पावर बन जाएंगे, तो वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। हाँ जी, तो उसके अंदर मुझे जैसा लगता है कि करप्शन एक बहुत बड़ी बीमारी है। करप्शन जी, देश के अंदर जो है तो करप्शन एक ऐसी धनक लगी हुई है कि ये बिल्कुल देश को खोखला कर रही है।
बिल्कुल। जिसका गलत काम है उसको भी सही करने के लिए रिश्वत देता है हाँ, सामने वाले right. को, उसके अंदर देने वाला भी गलत है और लेने वाला भी गलत है। बिल्कुल। तो ये जो संस्कृति है उसको ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी है। तो करप्शन के लिए मैं सबसे पहले वहाँ पर एक ऐसा नियम बनाऊंगा कि अगर करप्शन करते हुए अगर कोई अधिकारी कोई कर्मचारी अगर बनता है अच्छा। तो उसको वहीं जगह पे सस्पेंड कर उसको कभी उसको उसकी ड्यूटी के ऊपर उसको लिया नहीं जाएगा। एक सबसे पहला उसके अंदर एक विजन ये लिया जाएगा। अच्छा। दूसरी बात, हमारे देश के अंदर जो है तो आरोग्य विभाग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा। जी, जैसे कि कोरोना का एक दौर गुजरा, वो दौर के अंदर आप सभी लोगों ने देखे हैं कि ऑक्सीजन, बेड की कमतरता, हमारा देश इतना वसी है, इतना बड़ा है। हिंदुस्तान जो है तो दुनिया का सबसे दूसरे नंबर का आबादी वाला देश है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन आरोग्य यंत्रणा इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो मेरा दूसरा एक विजन इसके अंदर ये रहेगा कि आरोग्य डिपार्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा हम किस तरह से स्ट्रांग कर सकते हैं, बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए मैं उसके ऊपर वहाँ पर एक ही दिन के अंदर डिसीजन लूँगा। तीसरा मेरा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि हमारे जो भी देश जो बनता है, स्ट्रांग बनता है, सुपर पावर बना है, तो आपने उनका देखे होंगे बहुत सी जो हमारे जो बच्चे हैं तो बाहर देशों के अंदर पढ़ने के लिए जाते हैं। अच्छा। एक बहुत बड़ा हमारे लिए बहुत मैं समझता हूँ कि शर्म की बात है कि हमारे देश इतना स्ट्रांग है, यहाँ के संस्कृति इतनी स्ट्रांग है, यहाँ पर एक से क्वालिफाइड लोग हैं और एक से एक महात्मा गांधी जैसे लोग और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे लोग, सर सैयद अहमद खान, डॉक्टर, उसके बाद में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उसके बाद में APJ अब्दुल कलाम साहब, ये जो लोग हैं, ये लोगों ने देश की जो उन्नति के लिए जो विजन देखा था, जो उन्होंने देश की उन्नति के लिए अपने आप को वक्फ किया था, आज हम वहाँ पे कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं। एजुकेशन क्षेत्र के अंदर हमने वहाँ पर हमारा योगदान बढ़ाना चाहिए। एजुकेशन जी, बहुत एकदम। मैं एक खुशी से यहाँ पर एक बात पेश करना चाहूँगा, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जब मैंने यूट्यूब के ऊपर वहाँ पर जब स्कूलों के उनका जब देखा वहाँ पर उनका, तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि किस एक गवर्नमेंट इस तरह से भी काम कर सकती है, जबकि उनको इतना ज़्यादा पावर्स भी नहीं है वहाँ पर दिल्ली सरकार को, लेकिन उन्होंने वहाँ का एजुकेशन स्तर को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिए कि जैसे वहाँ पर हमारे यहाँ पर प्राइवेट स्कूलें होती है, बड़े बड़ी कॉलेजेस होते हैं हमारे यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के, जिनकी फीस 1-1 लाख रुपए साल की है, ऐसे स्कूलों के वहाँ पर AC लगी हुई है क्लासेस के अंदर, ऐसे स्कूलें वहाँ पर उन्होंने बनाए हैं। तो मेरा थर्ड जो विजन रहेगा सबसे बड़ा कि एजुकेशन क्षेत्र के अंदर किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रांति ला सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस को मान्यता किस तरह से दे सकते हैं, टेक्निकल कॉलेजेस को किस तरह से मान्यता दे सकते हैं, जिसकी वजह से रोज़गार मिलने के लिए आसानी हो, ऐसे काम को वहाँ पर करना मैं चाहूँगा। बहुत बढ़िया सर। और सर देखिए, अभी आपके 3 क्षेत्र हैं, एक बिजनेस, एक एजुकेशन और एक पॉलिटिक्स, तो तीनों से आपको तजुर्बा क्या मिला है, क्या सीखने को मिला आपको? जैसे कि मैंने आपको पहले बात बताया है कि तीनों पे एक अलग अलग लाइन है और तीनों का एक अलग अलग मुकाम है। जी, जो बिजनेसमैन होता है वो पॉलिटिक्स की तरफ बहुत कम आता है। हाँ, जो पॉलिटिशियन है तो उसको उसके फील्ड के अंदर ही मज़ा आता है, ठीक है। और वो जो है तीसरी फील्ड है एजुकेशन की, तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट चाहिए। हाँ। आपके अंदर से एक इंटरेस्ट, क्योंकि मैं MSc फिजिक्स B.Ed हूँ। अच्छा। तो मेरा एक इंटरेस्ट बेस के ऊपर मैंने स्कूल यहाँ पर कायम किया। मुझे शौक है, मुझे पैसा नहीं कमाना है, मैं मेरे साल के पैसा मेरे खुद के खर्चे में से ये पैसा इसमें डालता हूँ। क्या बात। जी, एक्स्ट्रा के पैसा मैं यहाँ पर डालता हूँ, लेकिन मुझे मेरा विजन है, मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है। बच्चे पढ़ रहे हैं कॉलेजेस में, स्कूलों के अंदर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हमारे जरिए कुछ टीचरों को भी जॉब मिल रहा है, उनको रोज़गार मिल रहा है, एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक फ्रेश नीति हम बनाते हैं, तो ये चीज़ मुझे पसंद आती है। अच्छा। जी, तो इसमें सबक तो ये है कि हमने अच्छाई और सच्चाई के काम करना चाहिए। अच्छा। अगर आप जितना सच्चाई से, ईमानदारी से, अच्छाई से काम करेंगे तो आप, मैं तो 3 फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ, आप अगर 50 फील्ड में भी काम किए तो आपको वहाँ पर पीछे आप मुड़ के नहीं देखेंगे, आप आगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ईमानदार हो, सच्चे हो और आपके दिल के अंदर मोहब्बत है, इंसानियत है। किसी एक धर्म के लिए आपके दिल के अंदर मोहब्बत नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल इंसानियत से मोहब्बत करो। मैं ये मानता हूँ कि धर्म नाम की चीज़ जो है तो इसको साइड में रखकर हमने सिर्फ एक ही चीज़ को अपनाना चाहिए कि हम सबसे पहले मानव धर्म है हमारा। जैसे कि जानवर होते हैं, वो जानवरों की एक सभी क्वालिटी है, परिंदे हवा में उड़ते हैं उन्हें परिंदे कहते हैं। इंसान जो है तो इंसान की एक ही ज़ात है और वो मानव ज़ात। बिल्कुल। हाँ, सब एक साथ है, हम सब एक है,
मानव जात में सिर्फ दो ही जात है, एक है पुरुष और एक स्त्री, राइट, एक औरत है एक आदमी। मैं ये सोच समझ कर मैं काम करता हूँ मेरी ज़िंदगी के अंदर। बिल्कुल। और सर आप पॉलिटिक्स में आने के बाद में आपने क्या चाहा कि आप मतलब पॉलिटिक्स में आने के बाद में आप खुद से क्या चेंजेस करना चाहेंगे खुद से कि भाई चलो मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ तो मैं अभी तक किसी ने जो सोचा नहीं ये बातें, क्योंकि हर इंसान की सोच अलग अलग है, तो आपने क्या सोचा कि अभी मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ तो मैं ये चेंज कर सकता हूँ? जी देखिए, मैंने आपको जैसे बात बताया कि मेरा पहले से ही ये इंटरेस्ट ये था कि मैं समाज के अंदर तब्दीली लाने के लिए मैं पॉलिटिक्स में आऊँ। मैंने कभी अभी तक कोई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया हूँ। अच्छा। अभी तक तो नहीं किया। अच्छा। ठीक है, आगे जो भी अब हालात बने तो बात अलग है, लेकिन अभी तक नहीं किया। अभी तक मैंने सिर्फ जो भी मेरा, अगर आप मेरा अहवाल देखेंगे, जो भी मेरे फील्ड का जो मैंने वर्क किया अभी तक के मेरे 5 साल के राजनीतिक करियर के अंदर, तो मैंने सोशल इशू के ऊपर ही काम किया। यस। जैसे कि बीच में टीईटी का मसला आया था और बहुत से जो स्टूडेंट्स है तो बेचैन थे कि वह टीईटी कब होने वाली है। तो मैंने जो हमारे शिक्षा मंत्री है वर्षा गायकवाड़, उनसे मुलाकात की, उनसे बात किया है। उसके बाद में उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार, उनसे बात की। फिर उसके बाद में टीईटी के जो दूसरा शेड्यूल वहाँ पर आया, उसके बाद में एक आरोग्य विभाग की एक निकली थी बीच में वैकेंसीज, तो उसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। ये चीज़ मैंने माननीय राजेश टोपे साहब को बात बताई, वो पहले मेरिट के बेस के ऊपर लेना चाह रहे थे। अच्छा। मैंने साहब को बताया कि साहब अगर हम मेरिट के बेस पर अगर हम लेते हैं तो जो लोग सालों से स्पर्धा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, तो उनके ऊपर अन्याय होगा मतलब साहब उम्मीदवारों के ऊपर। तो इसको क्वालिटी में अगर हमको लेना है तो इसके लिए आपको लेखी परीक्षा लेकर ही उसका अपॉइंटमेंट करना चाहिए। तो साहब ने वो बात को सुने। आपके एक जो एक लेटर है वो बहुत बड़ा काम करता है, लेकिन वो उसके अंदर पॉइंट वाइज होना चाहिए। वो एक सोशल इशू था, लाखों स्टूडेंट जो स्टडी कर रहे थे उनके लिए एक बात थी। मुझे बहुत से स्टूडेंट्स मुझे कांटेक्ट करे, मुझे बात किए, मुझसे मैसेज किए, मुझे ट्विटर के ऊपर बात बताए। फिर मैंने वही बात को हमारे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे साहब के पास में बात रखा, साहब ने उसको एक्सेप्ट किए और लेखी परीक्षा हुई। अच्छा जी। तो ये जो ऐसे हम जो राजनीति करते हैं तो ये राजनीति करने में हमें बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल जी। अच्छा, और सर आपके अचीवमेंट्स, मतलब आपने जो जो अचीवमेंट्स किया है अभी तक, उनमें से अभी मैंने सुना, मैंने तो देखा है कि पेपर की कटिंग आपकी तो डेली शुरू ही रहती है, कुछ ना कुछ शुरू रहता है, तो उसमें अभी तक आपने कौन कौन से अचीवमेंट्स किए हैं तो वो बताइए। या अभी आपकी जो पोजीशन है, कौन सी जगह पर आप कौन सी पोजीशन पे है, अभी आपकी एक लाइब्रेरी का भी काम शुरू है जी, तो ऐसे बताइए कि आपने कौन कौन से अचीवमेंट किए हैं सर। जी जी, असल में मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि हमारे दादा जान को जो है तो पढ़ाने का बहुत शौक़ था जी। उनकी मैंने तो उनको मेरे अपने हयात के अंदर नहीं देखा, लेकिन हमारे जो दादी जान, हमारे वालिद साहब जो बताते थे कि वो बच्चों की जो फीस रहती थी गरीब तबके के, उनकी जेब से भरकर उसको पढ़ाते थे। तो वो जो एक बात जो जहन के अंदर बचपन से बैठी थी, तो मेरा एक ख्वाब था कि मैंने मेरे खुद की स्कूल खोलना चाहिए। अच्छा जी, पहले से। तो एक मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं ये समझता हूँ, क्योंकि पैसा सेकंड नंबर पे रखना चाहिए इंसान ने। पैसा जो है तो आ जाएगा कल जाएगा, पैसा ये बात की चीज़ है। लेकिन ऐसे जो सोशल एक्टिविटी के अगर आप काम करते हैं समाज की उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश को बढ़ाने के लिए, और जो हमारे बच्चे हैं वो बच्चों को एक नई पोजीशन देने के लिए, एक नया मकाम देने के लिए आप जो काम करते हैं, तो ये काम बहुत अजीम होता है। तो मैंने मेरी ज़िंदगी के अंदर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल जो ओपन किया, नेशनल पब्लिक स्कूल ऑफ स्कॉलर्स एंड जूनियर कॉलेज, तो इसका मुझे बहुत गौरव है। अच्छा। जी। उसके साथ साथ आज जो है तो मैं महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, अल्पसंख्यक विभाग का। अच्छा। जी। और अकोला डिस्ट्रिक्ट, अमरावती डिस्ट्रिक्ट का मैं पक्ष निरीक्षक भी हूँ, ऑब्जर्वर भी हूँ। अच्छा। जी। उसके साथ में अभी और एक हमने फ्रेश माइंड से हमने यहाँ पर धाड़ की सरजमीन से मुझे बहुत लगाव है। मैं यहाँ पर आकर जो अभी अल्लाह ताला ने जो मुझे इतना घूम फिर कर, इतना एजुकेशन लेने के बाद में जब मुझे यहाँ पर रिटर्न भेजे मेरे पैदाइश के मुकाम पर, तो मैं यहाँ बहुत कुछ करना चाहता हूँ। अच्छा। अभी तो शुरुआत है, मेरा विज़न बहुत बड़ा है। धाड़ के सरजमीन पे इंशाअल्लाह ताला से हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी हम बहुत जल्दी, हमारे दादा जान को जो शौक़ था पढ़ाने का, उनके नाम से मैंने लाइब्रेरी का मेरा रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। आपको अच्छा। ये चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, रजिस्ट्रेशन हो चुका है हमारा असदुल्ला खान सार्वजनिक वाचनालय। अच्छा। जी, ये नाम से हमारे दादा जान के नाम से मैंने लाइब्रेरी कराऊँ। बहुत जल्द यहाँ पर हमारे देश के जो खासदार है
माननीय डॉक्टर फौजिया खान साहिबा और उसके साथ साथ हमारे ज़िले के पालक मंत्री और हम सबके नेता डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे साहब, इनके हाथों में उसका बहुत जल्दी यहाँ पर इफ्तिताह करने वाला हूँ जी। ये भी मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। अच्छा, तो सर आप अगर कुछ करना चाहते थे तो आपके साथ पास में तो बहुत सारे ऑप्शन थे, तो आपने लाइब्रेरी क्यों चुना है कि लाइब्रेरी क्यों शुरू करना चाहिए? असल में देखिए, जैसे मैंने आपको बात बताया कि मैं हाई स्कूल से 10th तक और 10th के बाद में 12th तक की, जब मुझे मराठी का प्रॉब्लम आया तो मैं लाइब्रेरी जाने लगा। मेरे वालिद साहब ने मुझे लाइब्रेरी भेजते थे, तो मेरा इंटरेस्ट वो टाइम से बढ़ा हुआ था। अच्छा, कि सब लोग आते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, और जो नॉलेज आपको बुक्स से मिलता है, किताबों से मिलता है, वो ज़िंदगी के कोई पेज पढ़ने के ऊपर आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ किताबों से ही आपको मिलेगा। ठीक है, आपको तजुर्बा बाद में आएगा, पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ेंगे तो उसके बाद में फिर आपको उसी ज़िंदगी गुजारने का आपको एक तरीक़ेकार मिलता है। ठीक है, तो और देखा जाए तो खास करके मैं आपको खुली तौर पे बात बताना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज के एजुकेशन सेक्टर के अंदर बहुत कमी है, बैकवर्डनेस बोला जाएंगे, एजुकेशन से हम बहुत दूर है। तो खास तौर पे हम जो है तो स्पर्धा क्लासेस के बुक्स भी हम हमारे लाइब्रेरी के अंदर रखने वाले हैं। स्पर्धा परीक्षा के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उसके, यूपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके, ये सब बुक्स हम उसमें रखने वाले हैं। ये जो हमारे यहाँ पर जूनियर कॉलेज हैं, मौलाना आज़ाद जूनियर कॉलेज हैं, उसके बाद में यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के और 2-3 कॉलेजेस हैं यहाँ पर, साकर विद्या मंदिर है, और 2-3 कॉलेजेस हैं यहाँ पर। तो जो भी बच्चे हमारे वहाँ पढ़ रहे हैं, हर समाज के वर्ग, ऐसे नहीं कि सिर्फ मैं एक समाज की हद तक बात कर रहा हूँ, हर समाज के वर्ग के लोग वहाँ पर आकर अपना एक कार्ड बनाकर वहाँ पर जो भी बुक्स है, मराठी होंगी, हिंदी होंगी, देश के बाहर की होंगी, इंग्लिश की होंगी, हम सभी बुक्स वहाँ पर रखने वाले हैं, ताकि हर समाज की उन्नति उसमें हो, देश की उन्नति हो, और हमारा जो देश है, जो हम चाहते हैं कि हमारा देश पूरे दुनिया के अंदर एक अलग पहचान रखता है, तो ये अलग ही रहे और हमेशा शुभलम और शुभलम रहे। जी। अच्छा सर, देखिए मतलब इंसान की ज़िंदगी के अंदर कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं कि जो इंसान उसको कभी नहीं भूलना चाहता। तो आपकी ज़िंदगी का कोई एक ऐसा मोमेंट बताइए कि अगर आप उसको याद करते हैं तो आपको एकदम खुशी होती है, या ऐसा कोई मोमेंट जिसको आप याद करते हैं तो आपको दुख होता है, तो ऐसा मोमेंट बताइए जिसको आप भूलना नहीं चाहेंगे कभी। अच्छा, असल में देखिए, जैसा मैंने आपको बात बताया जी कि जिस दिन मैं बीएससी की डिग्री मेरी कंप्लीट हो गई थी, तो उस दिन ये दोनों चीज़ें मेरे ऊपर तारी थी। अच्छा, कि सबसे ज़्यादा खुशी भी थी जी, और सबसे ज़्यादा गमी भी थी। अच्छा जी, एक गमी का एहसास ये लग रहा था कि जो 3 साल की डिग्री थी उसको मैंने 9.5 साल तक के मेरी ज़िंदगी के 6.5 साल एक्स्ट्रा की मैंने लॉस कर दिया जी। और खुशी ये थी कि मैंने इतने ज़्यादा तकलीफ़ होने के बावजूद भी, इतना ज़्यादा लॉस होने के बाद, इतना ज़्यादा मेरे माइंड डिस्टर्ब होने के बाद, नेगेटिविटी में होने के बाद भी अल्लाह ताला ने मुझे उसके अंदर कामयाब कर दिया। अच्छा, ये मेरी जो ज़िंदगी जो है तो ये पूरे 9.5 जो साल थे, ये पूरे वही उसके इर्द गिर्द ही घूमती रही। अच्छा, और ये 9.5 साल ने ही मेरी ज़िंदगी को चमका है जी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे लिए। अच्छा, ये आप कभी भूलना नहीं चाहोगे। और अच्छा सर, देखिए आप पॉलिटिक्स में आए तो इसमें आपको सपोर्ट करने में बोलो, या कौन कौन से लोगों का योगदान है कि जिन्होंने आपको सपोर्ट किए पॉलिटिक्स में आने के लिए? क्योंकि जब इंसान पॉलिटिक्स में आता है तो एकदम फ्रेश रहता है, उसको इस साइड की कोई नॉलेज नहीं रहती है। तो आप क्या बताना चाहोगे सर इस पे कि आपको किसका योगदान है इसमें आपको यहाँ तक पहुँचाने में? जी जी, देखिए राजकारण के अंदर जब मेरा जो इंटरेस्ट बढ़ा, जब मैं आया, धाड़ में आने के बाद ही मेरी ज़िंदगी के अंदर पॉलिटिक्स का एक मौका मुझे मिला। अच्छा, और मुझे फ़ख्र है इस चीज़ का कि जहाँ पर मेरी पैदाइश है, धाड़ की सरजमीन पे, और मुझे बचपन से ही बहुत लगाव था धाड़ से, क्योंकि मैं रहता तो चिकली में था। मैं मेरी उम्र के 32 साल तक के मैं चिकली में ही रहा। अच्छा, लेकिन जब भी पहली क्लास या चौथी क्लास या 8वीं क्लास या 10वीं क्लास 12वीं क्लास तक के जब भी छुट्टियां मिलती थी, मई के महीने की, तो मैं वो 2 महीने यहाँ पर धाड़ में आके रहता था। अच्छा, तो मुझे बहुत पहले से धाड़ की सरजमीन से लगाव था। तो धाड़ के अंदर आने के बाद ही मुझे मेरे सोशल ज़िंदगी तो मेरी चिकली से ही थी। अच्छा, एजुकेशन लाइन भी जो थी चिकली ही थी, लेकिन पॉलिटिकल करियर, बिजनेस करियर और स्कूल का जो मेरा विज़न था, तो मुझे धाड़ में आने के बाद ही मुझे कंप्लीट करने का मौका मिला। अच्छा, तो धाड़ के अंदर जो है तो मेरे मामा जो है तो पंचायत समिति के सदस्य रहे। अच्छा, और राष्ट्रवादी के यहाँ के बहुत ज्येष्ठ नेता हैं, तो उनके वजह से मेरे पॉलिटिक्स के अंदर मेरी शुरुआत हुई। और यहाँ पर हमारे जो भी है गब्बू मिर्ज़ा थे, उन्होंने मुझे बहुत मदद की शुरुआत में कि सर आपके अंदर बात है, आप कर सकते हैं। रियाज मिर्ज़ा। और उसके बाद में फिर डिस्ट्रिक्ट प्लेस के ऊपर जो है
तो हमारे जो ज़िले के जो नेता हैं Yes. डॉक्टर राजेंद्र शिंगने साहब, जी इन्होंने मुझे एक ही बेस के ऊपर, एक ही बात के ऊपर डायरेक्ट ज़िले का उपाध्यक्ष बनाए थे क्या बात अल्पसंख्यक विभाग का। जी, कि आपके ऐसे क्वालिटी के लोग, आपके जैसे पढ़े लिखे लोग, Yes. आपके ऐसे युवकों की हमारे पार्टी के अंदर वेलकम है। क्या बात डायरेक्ट सदस्य पद देने के बाद में डायरेक्ट मुझे ज़िले का उपाध्यक्ष बनाया, जिसके अंदर हम खासतौर पे हमारे जो ज़िले के अध्यक्ष है अभी फ़िलहाल में एडवोकेट नाजिर काजी साहब, जी। जो हमारे आइडियल है। उसके साथ साथ हमारे बुल्डाना ज़िला उपाध्यक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नरेश भूषेड़के, हाँ। जो मेरे बहुत घनिष्ठ स्नेही है मेरे, और मेरे बहुत शुभचिंतक है। उन्होंने भी मुझे हर कदम के ऊपर मुझे मेरा साथ दिया, और अभी भी मुझे कुछ दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो वो मेरे साथ में खड़े रहते हैं और मुझे सलाह देते हैं, मुझे राजनीतिक क्षेत्र के अंदर हेल्प करते हैं। अच्छा और हमारे ज़िले के अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष मोबिन अहमद सर, जी। उन्होंने भी मुझे हर कदम के ऊपर स्टेट बॉडी के अंदर जाने के लिए भी मुझे बहुत हेल्प किए, अच्छा और ज़िले के बॉडी के अंदर भी उन्होंने मुझे लिए थे। उसके साथ साथ जब मैं प्रदेश के अंदर गया, तो जी। माननीय जो जलगांव खानदेश के नामवर शख्सियत, जिनका भी इंतकाल हुआ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, गफ्फार मलिक साहब, गफ्फार मलिक साहब। जी, तो उन्होंने भी मुझे बहुत अचीवमेंट दिए मेरे लाइफ के अंदर। और ख़ास मैं हमारे जो मार्गदर्शक, हमारे जो नेता, मैं जिनको सच्चे दिल से चाहता हूँ, जो फ्रेश एक राजनीति करते हैं, हाँ। जो माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष भी रह चुके जी। हैं, ऐसे हमारे नसीम सिद्दीकी साहब, या जी, उन्होंने भी मुझे बहुत कदम कदम पर हमेशा महाराष्ट्र के राजनीति के अंदर मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे बताते हैं। जो हमारे ऑब्जर्वर भी है अभी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग महाराष्ट्र के ऑब्जर्वर भी है। अच्छा उसके बाद में अभी जो फिलहाल के हमारे जो अध्यक्ष है एडवोकेट मोहम्मद खान पठान नांदेड़ अच्छा। से, जी, वो भी बहुत एक काबिल शख्सियत है और हर कदम पे मुझे सपोर्ट करते हैं। अच्छा। अभी की जो नई जो बॉडी बनी है, तो उसके अंदर ही उन्होंने ही मुझे एक मौका दिया, एक चांस दिया मुझे कि सर आपके ऐसे लोग मुझे मेरे साथ में चाहिए, मेरे अच्छा। कंधे को कंधा लगाकर चलने वाले। तो उन्होंने मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष किया उनके बॉडी के अंदर, अल्पसंख्यक विभाग के अंदर। तो हमारे मोहम्मद खान पठान साहब ये और हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं अदर बॉडी के, माननीय जयंतराव जी पाटिल साहब, जल संपदा मंत्री भी है महाराष्ट्र के, उन्होंने भी मुझे मेरी काबिलियत को देखकर हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया। अच्छा। और हमेशा मुझे मदद करते रहते हैं मेरे हर इस बात में, जो भी मुझे दिक्कत आती है, तो साहब का मार्गदर्शन हमें हमेशा रहता है। ये सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्र करना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे राजनीतिक करियर के अंदर अच्छा। अभी भी मुझे लेकर चल रहे हैं, और मुझे कहीं ना कहीं ये लोगों की वजह से ही मुझे आज के राजनीति के अंदर प्लेटफॉर्म मिला है। क्या बात है। बढ़िया सर। अच्छा सर, पॉलिटिक्स में जो है तो आपका आइडियल कौन रहेगा, मतलब आपको आइडियल किसको मानते हैं आप, ऐसी कोई एक शख्सियत का नाम बताइए। देखें, मेरे जो पहले आपने सवाल किए थे कि आप राजनीति फील्ड में आने के बाद में अपना राष्ट्रवादी को ही क्यों चुने, तो वही मेरा सवाल का जवाब है कि माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब जो है, तो आज उनकी जो उम्र है, आज जो 85 के ऊपर है साहब आज, लेकिन उनका काम करने की शैली, उनके अंदर जो जुनून, जो तड़प है, तो एक नौजवान के लिए भी एक शर्मिंदगी की बात होती है। जो उनका रूटीन है, सुबह से लेकर शाम तक के लगातार मीटिंगें लेना, सब कार्यकर्ताओं को मिलना, प्रोग्राम्स अटेंड करना, मीडिया को अटेंड करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना, मंत्री लोगों को सही मार्गदर्शन करना, देश की राजनीति के अंदर भी हमेशा अग्रेसिव रहते हैं, आगे रहते हैं, और हर समाज के साथ में इंसाफ करने का काम जो साहब करते हैं जी। हाँ, तो ये जो उनकी एक नीति है, और उनका जो एक बहुत बड़ा लंबा राजनीतिक करियर है, और शेतकरी वर्ग के लिए साहब ने जो कुछ किए, जो सबसे बड़ी इतिहास के अंदर 71,000 करोड़ रुपए की जो देश के अंदर जो कर्ज माफ़ी हुई थी सबसे बड़ी, तो उस टाइम में माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब देश के कृषि मंत्री थे। तो ये हमारे एक इतना वसी और इतना बड़े व्यक्तिमत्व नेता है माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब, तो ये मेरे लिए बहुत बड़े रोल मॉडल है राजनीतिक करियर के लिए, और मैं उनको बहुत दिल से और मन से और सच्चे दिल से उन्हें मैं अपना आइडियल मानता हूँ राजनीतिक करियर के अंदर। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, देखिए अभी आजकल क्या होता है कि बहुत सारे जो नौजवान हैं तो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे कंफ्यूज इसलिए रहते हैं कि इंसान ने जो है तो किसी शख्सियत को अपना आइडियल मानना चाहिए या किसी पार्टी को। तो इस पर आप नौजवानों को क्या सलाह देना चाहेंगे, एक तो नौजवान की फ्यूचर के लिए, क्योंकि बहुत सारे नौजवान जो है तो आजकल बहुत गलत लाइन पे जा रहे हैं,
लेकिन उनको समझाने वाला बताने वाला कोई नहीं है, तो उन नौजवान के लिए आप क्या कहना चाहोगे सर? ये देखिए, मैं खुद अब यूथ हूँ, जी तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि सबसे पहले खास करके नौजवान ने जो है तो अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी कोई लत नहीं लगाना चाहिए। जी जैसे व्यसन कहते हैं हम, यस व्यसन से आपने दूर रहना चाहिए। बिल्कुल सबसे पहले इम्पोर्टेंट मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग भी आज HMRD चैनल के ज़रिए, यूट्यूब चैनल के ज़रिए आज जो इंटरव्यू को सुन रहे हैं, तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने ज़िंदगी के अंदर कभी आपने व्यसन को हाथ नहीं लगाना चाहिए। तंबाकू, सिगरेट, गुटखा यस और जितने भी गलत चीज़ें, नशा और चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब से आप दूर रहिए। जितना ज़्यादा आप ये सब चीज़ों से दूर रहिए, आपकी बॉडी भी फिट रहेंगी, बिल्कुल आप स्ट्रांग रहेंगे, आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, यस आपकी सोचने की सलाहियत बढ़ेगी। बिल्कुल और जो आप एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट जो है आज के नौजवानों के अंदर मुझे नज़र आता है, वो वक्त ज़ाय करने का। जो गप्पे शप्पे मारते रहते हैं, कोई फिल्मों के अंदर जाके बैठते हैं, कोई पार्क के अंदर जाके बैठते हैं, कोई रात में 2-2 1-1 बजे तक के बैठते हैं। मोबाइल, ठीक है, मोबाइल आपके पास में है तो उसका सही इस्तेमाल कीजिए। आज मोबाइल के ज़रिए आप पूरी दुनिया का तजुर्बा भी ले सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर दुनिया भर के मोटिवेशनल जो है तो वीडियोस हैं, हिस्टोरिकल नॉलेज हैं, उसके बाद में जो बड़े बड़े नेता हैं उनके भाषण हैं, उसके बाद में जो स्कॉलर्स हैं उनकी बातें बताई गई हैं। तो आप अच्छाई के तौर पे उसको इस्तेमाल करें। देर रात तक कि आप मोबाइल को लेके बैठते हैं, उसके बाद में गलत सोबत आपकी है, गलत जो बच्चे हैं उनका भी सोबत नहीं लेना चाहिए, दूर रहना चाहिए। क्योंकि हमें जो है तो हमारे हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाना है। हमारा सबसे बड़ा विजन है, मिशन है कि हमने हमारे देश को सुपर पावर बनाना है। हमें आगे बढ़ना है, हमारे देश को आगे बढ़ाना है, हमारे समाज को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हर समाज के उन्नति के साथ ही देश बनेगा। बिल्कुल कभी ऐसे नहीं होगा कि एक समाज का वर्ग पीछे है और देश आगे चला गया, ऐसे नहीं होगा। हमको सब समाज के वर्गों को साथ में लेकर चलना चाहिए। जैसे पवार साहब की जो राजनीति है, आज सब वर्गों को साथ में लेकर न्याय देने की भूमिका रखते हैं। इसलिए आज सब देश के, हमारे महाराष्ट्र की जो लोग हैं, जो ज़्यादातर हमारी जो आवाम है, तो ये जो है तो सब कुछ होने के साथ साथ आज काम चल रहे हैं जी। तो सबकी उन्नति के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जितने भी हमारे युवा हैं, आप कोई भी जात से हो, कोई भी धर्म से हो, कोई भी धर्म को मानने वाले हो, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो अपने दिनचर्या, अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी थिंकिंग पावर, अपना मोटिव, ये सब आपको सेट करना ज़रूरी है। बिल्कुल आपकी ज़िंदगी को आपको एक चार्ट देना ज़रूरी है। आपका विजन आपके सामने होना चाहिए। जहाँ पर भी आप सोते हैं, आपके सामने एक जब मैं था तो मैंने लिख के रखा था मेरे एक नाम के आगे, डॉक्टर रिजवान खान। मुझे डॉक्टर बनने का भी शौक था बाद में, लेकिन लिख के रखा था कि वो मुझे बनना है कुछ ना कुछ। सामने एक विजन था और ये भी ख्वाहिश थी कि भाई मैं एक वक्त अल्लाह ताला ऐसा लाएगा कि मैं लाखों लोगों के सामने बात भी करूँगा। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला वो फील्ड में मुझे, ठीक है, अभी तरक्की मिल रही है, अभी मिली नहीं है पूरी। अभी ना मैंने ना कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा भी है ऐसा कमा लिया, या बहुत ज़्यादा नाम मिल गई, शोहरत मिल गई, या बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया, ऐसे भी नहीं है। लेकिन तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, सफ़र है, अभी सफ़र जारी है अभी जी। अल्लाह ताला लेके जाएगा। एक अच्छी नीति है हमारी, एक अच्छी सोच है, एक साफ़ सुथरी राजनीति है, साफ़ सुथरी बातें हैं। तो हमको अल्लाह के ज़ात से यकीन है कि हम आगे बढ़ेंगे, चलेंगे। तो मैं हमारे देश के युवाओं को भी ये बोलना चाहूँगा कि आप एक सच्चे दिल से अपने खुद के साथ में ऑनेस्ट होकर, ईमानदारी से अपने आप से एक विज़न करो कि मैं आज के बाद में मेरे इस वक्त का सही इस्तेमाल करूँगा जी। मैं फजूल वक्त नहीं ज़ाया करूँगा। जो भी मुझे टाइम मिल रहा है मैं उसमें बुक्स पढ़ूँगा, मैं उसके अंदर अच्छी वीडियोस सुनूँगा। उसके बाद में मैं अच्छे से अच्छे जो स्कॉलर्स हैं उनके साथ में बैठूँगा, जो हमारे समाज के अंदर जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके साथ में बैठूँगा, जो लोगों को न्यायदायी जो लोग हैं उनके साथ में मैं रहूँगा। तो अगर आप ऐसे अच्छी, और जैसे मैंने आपको बताया कि सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, शराब, ये सब चीज़ों से आप जितना दूर रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी स्ट्रॉन्ग बनेगी। अच्छा। हाँ, अगर आपको वैसे नहीं है तो आपकी थिंकिंग पावर, आप हर एतबार से आप मजबूत रहेंगे। तो ये सब चीज़ों को आपको छोड़कर अच्छाई वाली चीज़ें अगर आप आपकी ज़िंदगी में लेके आएंगे तो आप कम उम्र से ही एक बहुत बड़े लेवल पे आप जाने की आपका सफ़र तैयार हो जाएगा। और आपके लिए सीढ़ियाँ एक स्टेप बाय स्टेप आपको मिलते जाएंगे और आप तरक्की के मुकाम के ऊपर बढ़ेंगे और अपनी ज़िंदगी को एक, आप खुद एक आइडियल बन जाएंगे कि आपको देखकर दूसरे कुछ लोग उसका सबक ले सकें जी।
सही है सर। और सर जैसे पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, तो जैसे अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है तो किसी शख्सियत को देख के ज्वाइन करना चाहिए या पार्टी को देख के ज्वाइन करना चाहिए? देखिए, अब इसके अंदर दोनों बातें इम्पोर्टेंट हैं। बिल्कुल। कि आप के लिए शख्सियत का भी सामने होना ज़रूरी है, क्योंकि शख्सियत जैसी रही उसके अंदर के काबिलियत, उसके विचार, उसकी समझ और उसके काम करने का तरीका, ये तो हमारे सामने एक रोल मॉडल के तौर पे रहता ही है। ये ज़रूरी है, ये तो अपने को देखना ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी पक्ष का हो। अच्छा। आपके लिए एक रोल मॉडल सामने होना ज़रूरी है जब भी आप पक्ष में जाना चाहते हैं। और ख़ास करके पार्टी का भी इसलिए ज़रूरी रहता है कि पार्टी के जो पीछे का जो मैनिफेस्टो है जी, कि भाई ये पार्टी जो काम कर रही है तो इसके पीछे जो मैनिफेस्टो है किस टाइप का है, कि ये सिर्फ एक विशेष वर्ग के लोगों को खुश कर रही है, या फिर ये जो है तो देश को बांटने के काम कर रही है, या फिर ये जो है तो सिर्फ शर फैलाने के अंदर ही मशहूर है। तो ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। जी, ये एक पार्टी है जो हर समाज की उन्नति चाहती है, देश की उन्नति चाहती है, और उनकी राजनीति का जो दायरा है तो सीमित है। अच्छा। हाँ, वो उनका जो राजनीतिक पावर जो है तो गलत तरीके पे इस्तेमाल नहीं कर रही है। तो ये सब चीज़ें देखकर जो भी आपको सेकुलर पार्टी आपको सामने नज़र आती है, एक फ्री माइंड से आपको बता रहा हूँ, वो चीज़ हम आज के युवाओं ने अपनाना चाहिए। अच्छा जी, सेकुलर जहाँ तक हो सके, क्योंकि देखो जब तक कि हम सब समाज को साथ में लेकर नहीं चलेंगे तब तक के देश की तरक्की नहीं होने वाली है। हाँ, और हमारे देश को हमको आगे लेके जाना है, और हमारा देश हिंदुस्तान एक दुनिया के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं। बिल्कुल सही। और ये हज़ारों साल की हमारी संस्कृति है, ये कुछ अभी की नहीं है कि कुछ सालों से चलती आ रही। बहुत पहले से हम हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, ईसाई हर समाज के लोग यहाँ पर बहुत खुशी से हर्ष और उल्लास के साथ में रहते हैं। एक जो दिवाली होती है उसके अंदर मुसलमान और सब समाज के लोग शामिल होते हैं। रमज़ान, ईद के अंदर शिरकुरमा के लिए सब समाज के लोग आते हैं। तो ये हमारी संस्कृति है, हमने सबों ने मिलकर इसमें रहना चाहिए, और देश को आगे लेके जाने के लिए हम सबों ने मिलकर काम करना चाहिए। और पहले हम फर्स्ट वी आर इंडियन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इंडियन, एंड देन आफ्टर व्हाट योर रिलीजन। तो हाँ, तो उसको हमने सेकंड दर्जा देना चाहिए। जो कि आप देश के बाहर अगर चले गए तो आपको वहाँ पे ये नहीं पूछा जाता कि आप मुस्लिम हो या हिंदू हो या फिर बौद्ध हो या सिख हो, आपको ये पूछा जाता है यू आर फर्स्ट इंडियन। उस टाइम में आपकी पहचान क्या रहती है? इंडियन के तौर पे। तो हम इंडियन हैं, बिल्कुल, हम सब इंडियन हैं, तो हमारी पहचान इंडियन है, तो हमें इंडियन बनकर ही रहना चाहिए। बिल्कुल जी। अच्छा सर, अभी देखिए पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि बहुत सारे हमारे अपोजिशन में होते हैं, तो आप एक दायरा ऐसा होता है कि बहुत सारे अपने फैंस होते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको गुरु मानते हैं, जो आप बहुत सारे आपके फ़ैन हैं, और बहुत सारे एक साइड में जो है जो आपके अपोजिट में भी है, क्योंकि ये होना भी ज़रूरी है। तो आप अपने फ़ैन के लिए, जो लोग आपको चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे, और जो लोग आपके अपोजिशन में उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, अब पहली बात तो आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो राजनीति करता हूँ तो ये फ्रेश वाली राजनीति, मैंने आपको पहले भी बात बताया कि एक बदले वाली भावना नहीं है, किसी को डैमेज करना नहीं है, किसी के खिलाफ बातें नहीं करना है, बस हम हमारे रास्ते पे सही चलना चाहते हैं। अच्छा जी। और मेरा एक बहुत बड़ा विज़न ये भी है कि मैं एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा काम करना चाहता हूँ। अच्छा। जी, पॉलिटिक्स में तो रहना ही है, मुझे काम करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ पॉलिटिक्स का इस्तेमाल हम समाज की उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए, इसको किस तरह से हम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। उसके लिए मुझे करना है। तो एक शेर मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, मुझे बदलना है मेरी कौम के बच्चों का मिजाज। अच्छा। मुझे बदलना है मेरे कौम के बच्चों का मिजाज, ये बिन तराशे हुए हीरे मुझे अच्छे नहीं लगते। तो हमारे बच्चों के अंदर काबिलियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनको घिसा नहीं जा रहा है जी, इनको शेप नहीं मिल रहा है। हाँ, तो वो हिसाब से मैं वो फील्ड में काम करना चाहता हूँ। तो मेरा जो विज़न है तो यही है कि एक फ्रेश राजनीति से हम काम करें, और अपोजिशन की जो बात होती है, देखो राजनीति जो है तो हम उसको बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं। इतना सीरियस लेने का काम नहीं रहता। देखिए, ये एक क्रिकेट टाइप गेम है, ये समझा रहा नहीं। जैसे क्रिकेट होती है, क्रिकेट के अंदर हम देखते हैं कि 2 मैचेस खेल रहे हैं आमने सामने 2 देश के खिलाड़ी, लेकिन वो जब जीत हार, एक की तो हार होनी है उसके अंदर, एक की तो जीत होनी है, लेकिन हार होने के बावजूद भी ये सब एक दूसरे को ग्राउंड में आकर वेलकम करते हैं, बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं एक दूसरे को। जी। तो हम जो है तो वो राजनीति को वो टाइप से देखना चाहिए
जिसको अच्छा। मराठी के अंदर शब्द है खेड़ाडू वृत्ति। अच्छा। तो ये लेवल से अगर हम चले तो हम राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से हम लेकर चल सकते हैं और आपके कभी दुश्मन नहीं होंगे। अच्छा। हाँ, आपके दुश्मन नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये दुश्मन कब होते हैं कि हम उसको हार गए तो क्यों हार गए और जीत गए तो वो समय और क्यों जीत बहुत गए, ज्यादा सीरियस ले लेते इतना नहीं सीरियस लेना चाहिए। इसको खिलाड़ू अच्छा। वृत्ति से अपने चलना चाहिए। ठीक है, एक वक्त था एक दूसरे के खिलाफ लड़े, इलेक्शन हुआ, उनके विचार अलग थे, हमारे विचार अलग थे, ये जो भी बात थी वो कुछ हो गई और हम अब आगे बढ़ जाओ। हो। अच्छा। जी, ये राजनीति का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जी राइट। और सर ऐसा होता है कि मतलब इंसान की ज़िंदगी बदलने में एक हाथ किसी ठोकर का भी होता है जी कि जैसे मतलब कोई बात इंसान के दिल पे लग जाती है तो इंसान उस वक्त में सोच लेता है कि चलो अब मुझे कुछ बनकर दिखाना है या कुछ अलग करके दिखाना है। तो ऐसा कभी आपके साथ में हुआ है कि कोई वक्त में आपने ऐसा डिसीजन लिया या चलो अब तो करना बहुत ज़रूरी है, मतलब कामयाब होना ज़रूरी है, क्योंकि एक ठोकर इंसान को ज़िंदगी में लगती है। तो आप बताइए सर कि आपके साथ में ऐसा क्या एक ऐसी याद है आपकी कि जो आपके साथ में हुआ है और आप चाहते हैं कि वो हुआ मेरे साथ में इसलिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। जी, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं मेरे ज़िंदगी के अंदर दो बहुत ख़तरनाक धक्के मुझे लगे। अच्छा। एक था मैं जब 7वीं क्लास में था। अच्छा। 7वीं क्लास के अंदर मैं क्लास के अंदर था और मुझे कुछ हमारे क्लास टीचर थे आसिफ शेख सर करके, जी। उन्होंने कुछ मुझे अक़वाले ज़रीन दिए अच्छा। पढ़ने के लिए कि वो जो प्रेयर होती है, प्रेयर के बाद में कुछ मोटिवेशनल बातें पढ़ाई जाती हैं, जी। तो और सब बच्चे आकर स्टेज पर उसको बात करते हैं, बताते हैं अच्छी अच्छी बातें, तो मुझे वो अक़वाले ज़रीन दी गई थी। मैं गया वहाँ पर स्टेज के ऊपर, तो मेरी कैफियत इतनी ख़तरनाक हो गई थी कि मेरे को पूरा पसीना छूट गया था। अच्छा। और मैंने मेरे पेट को पकड़ लिया और मुझे अल्फाज भी निकल नहीं पा रहे थे और सब बच्चे जितने भी थे वहाँ पे हंसने लग गए। तो वो जो उस टाइम का जो वक्त था वो ज़िंदगी भर अभी शायद वो मरते दम तो भूलूंगा नहीं मैं। तो मुझे बहुत इंसल्ट लगी अच्छा। कि मैं 7वीं क्लास के अंदर कि मैं स्टेज के ऊपर आने के बाद में एक अल्फाज बोल नहीं सका, दूसरे बच्चे एकदम फ्लुएंसी से बात कर रहे हैं, मैं एकदम घबरा गया था, बहुत डर था, खौफ था। अच्छा। फिर मैं आ गया, मेरी जगह पर आके बैठ गया, सब लोग बच्चे हंसने लगे थोड़ा। तो वो एक बहुत बड़ा मेरी ज़िंदगी के अंदर एक ये हो गया था कि मैंने फिर उस टाइम में मैंने सोच लिया था कि मैं ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा मुकाम लूँगा इंशाअल्लाह ताला से, आगे अल्लाह ताला मुझे ऐसा मुकाम ज़रूर लाएंगे कि ये सब लोग देखेंगे और मैं लाखों लोगों के सामने बात करूँगा, हज़ारों लोगों के सामने बात करूँगा। तो अल्लाह ताला ने लाखों में तो नहीं लेकिन हज़ारों के अंदर तो लेके गया मुझे, तो इंशाल्लाह धीरे धीरे जाएंगे इंशाल्लाह। आप सबों की दुआ के साथ में है। सही जी। और सर देखिए मतलब अभी मैं आपको लास्ट क्वेश्चन करता हूँ, उसके बाद में अपन रिपीट फायर लेते हैं। आपसे क्वेश्चन ये रहेगा मेरा कि आपकी अभी तक जो ज़िंदगी गुजरी है तो उसमें आपने क्या तजुर्बा लिया, मतलब क्या सीखा है, आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि भाई मेरी इतनी ज़िंदगी गुजरी है लेकिन मुझे इतनी ज़िंदगी में सीखने को ये कुछ मिला है। तो ऐसे 3 पॉइंट बताए जो आपने अभी तक ज़िंदगी से सीखा है। जी जी, देखिए सबसे पहली बात तो मैंने ये सीखा ज़िंदगी के अंदर कि इंसान ने अपना वक्त को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। अच्छा। मैंने एक वक्त था जो 9.5 साल मुझे डिग्री को लगे, हाँ। उस टाइम में कहीं ना कहीं मैंने कोताही किया, बिल्कुल। मैं थोड़ा खेती के अंदर लग गया था, तो वो वजह से मेरा ज़िंदगी के अंदर जो एक इम्पोर्टेंस था वक्त का, तो मुझे वो वक्त की कीमत नहीं थी। अच्छा। हाँ, तो वो एक बहुत बड़ी सीख है मेरी ज़िंदगी के अंदर कि मैं वक्त की हमने कदर करना चाहिए। हाँ, वक्त की कदर करना चाहिए, हमने वक्त को बिल्कुल बहुत सीरियस लेना चाहिए कि वक्त किसी का नहीं होता और वक्त किसी के लिए रुकता भी नहीं है। नहीं रुकता। हाँ, और दूसरा कोई जगह भी नहीं है कि आपको डबल से वो जगह वो वक्त में आप जा सके। तो वक्त का बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी एक बात है कि हमने जो है तो हमारे जो फैमिली है, फैमिली के साथ में हमेशा हमारा अटैचमेंट रहना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, ना इत्तेफाक हर जगह पर है, हाँ। होता है, लेकिन हमने जो है तो हमारे माँ बाप से और हमारे फैमिली के लोगों से, भाई बहनों से, इनसे सबों से हमने मिलजुल कर रहना चाहिए और रिलेशन मेंटेन करना चाहिए इंसान। अच्छा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है।